नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सभी? एक बार कमेंट में बताएंगे। तो उम्मीद है कि आपने सभी ने लास्ट वीडियो देखा होगा। कैसा एक्सपीरियंस रहा उस वीडियो के साथ में आपका, वो आप हमें ज़रूर बताएंगे। और आज की क्लास में नेक्स्ट लेकर चलेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 51 के साथ में। कल 50 तक हमने किया था, आज नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 51। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भाई, क्वेश्चन में कहा गया है जनवरी 2022 में कृति ने ईएमआई का भुगतान किया जो उसके मासिक वेतन का 22% था। तो देखिए, कोई लड़की है जिसकी इनकम और एक्सपेंडिचर दिया है या ईएमआई दिया है कि उसने ईएमआई में 22% दिया है। दोस्तों मान के चलिए 100 रुपये वो कमाती है तो 22 रुपये वो क्या भर देती है? ईएमआई भर देती है। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें रिमेनिंग की, तो रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा, 100 से 22 खर्चा किया तो 78 रुपये बचेगा। अब इस 78 रुपये का क्या किया उसने? दो जगह खर्चा किया है, 7:5 के अनुपात में उसने खर्चा किया है। भाई 7:5 में खर्चा किया है। और किस पे खर्चा किया है? किराने का सामान और कपड़ों के ऊपर। तो किराने का सामान और कपड़ों के ऊपर 7:5 में खर्चा हुआ। तो एक बात बताइए भाई, एक बात बताइए बच्चों कि अगर 7:5 के अनुपात में 78 रुपये को वो खर्च कर रही है, इसका मतलब 78 रुपये 12 यूनिट के बराबर है। तो आप यहां से 7 यूनिट निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा भाई? ये काटोगे 12 छिक्के 72, बचेगा कितना? 6। तो 12 पंजे 60 गुणा 7, भाई कितना हो जाएगा? 7 छिक्के 42 और 42 और 3 45, 45.5 हो जाएगा दोस्तों। मतलब उसने किराने पर खर्च किया 45.5। ठीक है, तो अब उसने कपड़ों पर कितना खर्च किया होगा? भाई 78 से 45.5 घटाओगे तो 45 और ये हो गया तुम्हारा 33, तो 32.5 रुपए उसने किस पे खर्च किया होगा? कपड़ों के ऊपर खर्च किया होगा। अब उसने कहा है कि यदि उसने कपड़ों की खरीदारी पर 18,200 खर्च किया, मतलब कपड़ों की खरीदारी कितनी थी? 32.5, लेकिन उसने किया कितना एक्चुअल में? 18,200। तो 32.5 की वैल्यू है। ठीक है भाई, पूछा क्या है? उसने कहा फरवरी 2022 में उसके वेतन में 16% की वृद्धि हुई है। मतलब जनवरी का वेतन कितना था? 100। तो पहले जनवरी का वेतन निकाल दे भाई। लो भैया निकाल दिया। चाहे इसको पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ। 25 से इसको काटोगे तो यहां पे काट लो, ये 40 बार ये कटेगा भाई। 25 एक 25 और 25 दिए 75। ठीक है, 13 से इसको काटो, 13 एक 13, बचेगा 5, 13 चौके 52। तो ये आ गया दोस्तों 1400 गुणा 40, मतलब कितना हो जाएगा? 56,000 रुपीज। इतने रुपए उसका जनवरी 2022 का सैलरी था। लेकिन उसने कहा है अगर 16% की वृद्धि भी हुई है भाई फरवरी में, तो इसका मतलब 5600 से जो अमाउंट बनेगा, सॉरी 56,000 से जो बनेगा 116% बनेगा। सही है, 16% की वृद्धि पे। तो 20 से 20 काटोगे भैया, पीछे एक तो 0 आएगा और 6 6 36, पहले पीछे 6 भी आएगा। आप देखो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें पीछे 60 है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई क्या कह रहा है, एक परिवार की मासिक आय 35,000 है। भैया इनकम कितनी है? आप कहोगे गुरुजी 35,000 रुपए। 35,000 रुपए इनकम है। परिवार आय को विभिन्न व्ययों जैसे कि भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन और किराए पर खर्च करता है। तो कुछ विभिन्न जगह पे वो खर्च कर रहा है, अलग अलग जगह पे। सभी व्यय के बाद हर महीने 8% की बचत होती है। तो भाई जब वो सारे खर्चे कर देता है तो सेविंग होती है 8%। इसका मतलब हम यहाँ ये कह सकते हैं गुरुजी इसका 8%, अगर 35,000 रुपए उसकी क्या है मासिक वेतन है, तो वो 8% उसमें से सेव कर रहा है भाई। तो 35,000 का या तो आप 8% निकाल लो भाई, या फिर इसको क्या करो, पहले इसको 100 के हिसाब से कर लो। कैसे कि इनकम 100 है जिसमें से वो सेविंग कर रहा है 8, मतलब खर्चा कर रहा है प्यारे दोस्तों 92 रुपए वो खर्च कर रहा है। ठीक है, चलिए अब वो उसने क्या कहा, स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक व्यय होता है। जो स्वास्थ्य है, देखो यहां पर कुछ चीजें हैं, क्या क्या है, जैसे स्वास्थ्य है और भोजन है, मतलब हेल्थ हो गया और फूड हो गया। अच्छा, हेल्थ पर फूड से 50% ज्यादा खर्चा वो कर रहा है। मतलब अगर फूड पर 2 रुपए खर्च कर रहा है तो हेल्थ पर 3 रुपए खर्च कर रहा है। ठीक है, जबकि भोजन पर व्यय मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना होता है। जबकि भोजन पर जो व्यय है वो मनोरंजन मतलब इंटरटेनमेंट का 3 गुना है। तो ये 3 गुना है तो भैया ये 2/3 होगा। बताइए, अगर भोजन का खर्चा जो है वो इंटरटेनमेंट का 3 गुना है तो प्यारे दोस्तों ये 2/3 होना चाहिए। ठीक है, चलिए वहीं स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय
शिक्षा पर होने वाले व्यय का, तो भैया एक और है, ये तो एंटरटेनमेंट है और यहाँ पर ईडी मान लो एजुकेशन, ठीक है। हेल्थ पर और एजुकेशन पर उसने दिया है कि स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा है। मतलब शिक्षा पर जितना व्यय हुआ है हेल्थ का उससे आधा है, मतलब ये 6 होगा, तभी तो इसका ये आधा बनेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे क्या कहा है, किराए पर व्यय भोजन स्वास्थ्य और शिक्षा पर संयुक्त व्यय का 1/3 है। मतलब जो किराए पर खर्चा हुआ है वो भोजन स्वास्थ्य और शिक्षा, तो देखो भोजन पर कितना है 2, स्वास्थ्य पर कितना है 3 और शिक्षा पर कितना है 6, तो 6 3 9 और 2 11, भैया टोटल इन तीनों पर मिलाकर 11 रुपए वो खर्च कर रहा है। और उसने कहा है कि जो किराए पर खर्च है वो इसका 1/3 है। इसका क्या है, किराए पर मतलब रेंट पर, रेंट का जो खर्चा है इसका 1/3 है, मतलब 11 का 1/3 है, तो 11/3 है दोस्तों, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब उसने क्या कहा है, तो बताइए शिक्षा पर कितना खर्च किया जा रहा है, ठीक है। पहले एक बात बताओ, यहाँ फ्रैक्शन में 3 है, सब में 3 का गुणा कर लो, तो 9/6/2 रेशियो कितना हो जाएगा भाई, 6×18/11। तो ये सब जो है भैया, ये सब जो है टोटल किस में से खर्च किया उसने, 92 में से। भाई 92% ही तो वो खर्च कर रहा था, तो 92 में से इतना इतना उसने खर्च कर दिया है। अब देखिए, तो यहां से अगर देखें हम, तो ये उसका खर्चा है, तो इसको देखिए 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18, 18 और 10 28, और 28 के बाद यहां पर 18 जोड़ोगे तो 36 46 हो गया भाई, ये 46 है, लेकिन एक्चुअल में हमारा जो पहला रेशियो था दोस्तों वो 92 था, ये 46 है, तो हम इसमें 2 का गुणा और कर दें दोस्तों, 2 का गुणा और कर देंगे तो ये पूरा का पूरा 92 बन जाएगा, तो 18/12/4/36 और रेशियो कितना हो गया भैया, ये 22, ठीक है भाई। अब ये टोटल 92 बन गया, ठीक है भैया। अब उसने कहा है कि मासिक आय तो उसकी 35,000 थी ना, इसका मतलब 100 की वैल्यू कितनी है, 35,000 है, 100 की वैल्यू कितनी है, 35,000, तो भैया एक यूनिट की वैल्यू आप सभी बता सकते हो कितना होगा, आप कहोगे गुरुजी 350 हो जाएगा। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है भैया शिक्षा पर कितना खर्च किया, तो एजुकेशन पर कितना खर्च किया उसने, 36 यूनिट, तो 36 का इसमें गुणा कर दोगे भाई, तो 0, ये कितना हो जाएगा, 36 का गुणा कर लो भाई इसमें, 1 मिनट देखिए, अरे भाई ये देखो भाई, 0 6 पंजे 30 और 6 18 और 3 21, ठीक है भैया, ये हो जाएगा 0 5 दिए 15 1 3 दिए 9 और 1 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 6 2 1, 12,600 रुपए यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। देखो थोड़ा सा ना क्वेश्चन में डाटा थोड़ा लेंदी दे रखा है, लेंदी से मेरा मतलब है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो टाइम टेकिंग है, कुछ रेशियो सेट करने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, रवि शुरू में अपनी मासिक आय का 20% बचाता था, हाल ही में उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि हुई है। वो कह रहा है भाई मासिक आय का 20% वो सेव कर रहा है, तो ठीक है, देखो भाई इनकम अगर 100 थी तो भैया सेविंग कर रहा है 20, तो भैया खर्चा कितना कर रहा होगा, आप कहोगे गुरुजी 80 खर्च कर रहा होगा, ठीक है। उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि हुई है और उनकी नाम मात्र बचत भी 5% बढ़ गई है। मतलब उसका जो इनकम है वो 25% बढ़ा, तो ये कितना हो गया भाई, 125 हो गया होगा। अगर यहां से 25% बढ़ाओगे 100 पे तो ये 25 ही बढ़ेगा, ठीक है। और उसकी जो बचत है वो 5% बढ़ गई, तो ये 5% बढ़ी है, तो 20 का 5% कितना होगा, 1 होगा, 1 होगा, तो भैया 20 का 5% 1, तो ये 21 हो जाएगा। अब मुझे प्यारे दोस्तों ये बताओ कि उसका एक्सपेंडिचर कितना रहा, तो आप कहोगे सर उसका एक्सपेंडिचर हो गया 104, कितना हो गया 104। अभी उसने क्या कहा, रवि वर्तमान में अपनी वर्तमान नाम मात्र आय का कितना प्रतिशत बचाता है। अब वो वर्तमान में कितना बचा रहा है, तो भाई बचाने की बात करें तो 21 रुपए वो क्या कर रहा है, यहाँ पर सेव कर रहा है, तो 21 125 का कितना परसेंट है, बस यही आपको निकालना है। वर्तमान आय का पूछा है ना, हाँ, तो गुणा 100, तो 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, तो ये हो गया 4 1 4 4 दूने 8 बटा 5, तो ये हो जाएगा भाई 16.8%, कितना हो जाएगा 16.8% फिलहाल में वो बचा रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। सोहम का प्रारंभिक व्यय और बचत 5:3 के अनुपात में था। भाई एक लड़का था जिसका इनकम और सेविंग का रेशियो दे रखा है 5 और 3 का, तो हम इसको 50 और 30 कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर कितना कर रहा होगा, वो 20 कर रहा होगा, ठीक है। चलिए
उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, तो इनकम बढ़ गई 25%। तो 25% अगर बढ़ी है, इसका मतलब 50 पे 25% कितना बड़ा होगा, 12.5 बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 62.5। ठीक है दोस्तों, चलिए। और यदि उसकी प्रारंभिक बचत 4500 रुपए थी, अगर अब उसकी जो प्रारंभिक बचत मतलब सेविंग जो थी ये 4500 के बराबर है दोस्तों, ये 4500 के बराबर है, कितने का गुणा हुआ होगा, 0 से 0 150 का गुणा हुआ होगा, सही है, 150 का। तो क्या पूछ रहा है, तो वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात कीजिए। भाई यहां अगर 150 का गुणा है तो यहां भी 150 का कर दो, यहां भी 150 का गुणा करोगे, 0 से पॉइंट हट जाएगा, 15 पंजे 75, 15 दूने 30, 7 37, 15 सिक्के 90 और 3 93, तो 9375 रुपए क्या हो जाएगा दोस्तों, उसकी फिलहाल की क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। उसकी वर्तमान इनकम कितनी हो जाएगी, 9375 रुपए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भाई क्या कह रहा है, पी और क्यू का वेतन मिलाकर 9,60,000 है। पी और क्यू अपने व्यक्तिगत वेतन का क्रमशः 64% और 44% बचाते हैं। यदि पी का व्यय क्यू के व्यय का 1.5 गुना है तो पी के वेतन का क्यू के वेतन से क्या अनुपात है। देखिए भाई समझिए, अगर यहां पी और क्यू के कंबाइंड वेतन की बात करें तो कितना है, 9,60,000 है। ठीक है, अब पी और क्यू अपने व्यक्तिगत वेतन का 64% और 44% बचाते हैं। तो ध्यान देना भाई, दो बंदे हैं पी और क्यू। अब यहां पर एक जगह बात करी गई है उनकी सेविंग की, सेविंग की बात करी गई है। देखो बच्चों 64% की अगर हम बात करें तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 16/25 होगा, और 44% की अगर हम बात करें तो इसका होता है भैया 11/25 होता है। ये भाई ये कितना है, 16 गुना है 4% का, और ये 11 का 4 गुना है, तो आराम से 11/25 और 16/25 बन जाएगा फ्रैक्शन इनका। ठीक है, चलिए अब देखो सेविंग का जो दिया है उन्होंने, तो अगर इनकम दोनों की 25-25 रुपए है, ये मान के चलें, तो यहां पर भैया ये 16 रुपए बचा रहा है, ये 11 रुपए बचा रहा है। तो देखो पी तो बचा रहा है 16 और क्यू बचा रहा है 11, और इनकी इनकम यहां पे मैं लिख दूं, ये इसकी भी 25 और इसकी भी 25। ठीक है भाई, चलिए। यदि P का व्यय Q के व्यय का 1.5 गुना है। अच्छा देखो, अगर यहां से हमने एक्सपेंडिचर निकालना चाहे तो आप आसानी से निकाल सकते हो। इनकम 25, सेविंग 16, तो कितने रुपए बचा रहा है, कितने रुपए खर्च कर रहा है, 9, और यहां कितने खर्च कर रहा है, 14। लेकिन उसने एक रेशियो दिया है P और Q के व्यय का, मतलब इन दोनों का रेशियो, मतलब 9 का और 14 का रेशियो एक्चुअल में उसने 1.5 गुना बता रहा है। तो भैया क्या ये 1.5 गुना है, आप कहोगे नहीं सर ये 1.5 गुना नहीं है, तो पहले इसको 1.5 गुना बनाना पड़ेगा। इसमें तो आप सहमत हो भाई, पहले इसको क्या करना पड़ेगा, हमें 1.5 गुना बनाना पड़ेगा। तो 1.5 गुना करने के लिए 1.5 गुने का मतलब हो गया दोस्तों 3 और 2 का अनुपात, यही तो कह रहा है, 3 और 2 का रेशियो बनाना है पी और क्यू के एक्सपेंडिचर को। तो अगर यहां पर मुझे 3:2 में इसको लाना है तो पहले तो इसको बराबर बनाना पड़ेगा। भाई एक बात बताओ, अगर 2 और 5 को मुझे बराबर मुझे अगर इसको 1:2 में ब्रेक करना है तो पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों को बराबर बनाऊंगा, तभी तो 1:2 में इसको हम कर सकते हैं। तो इनको बराबर अगर आपको करना है तो यहां पर कितने का गुणा करना पड़ेगा, 14 का, और यहां पर कितने का, 9 का, इस सब में करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, चलिए तो गुणा करोगे, ये होगा 16 गुणा 14, ये होगा 25 गुणा 14, और ये होगा भैया 14 9 126। ठीक है, ऐसे यहां पे होगा 99, 25 9 225, और ये 126। अब इसको हमें 3:2 में ब्रेक करना है। देखो ये बराबर तो हो गया, अभी 3:2 में भी बनाना है। तो पी क्यू का 1.5 गुना है, तो यहां पर 3 करना पड़ेगा और यहां 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो अभी भी आपको सब में गुणा करना है। ठीक है, क्लियर है, पहले बराबर बनाओगे, उसके बाद फिर उसको 3:2 में लेके आओगे। ठीक है, चलो यहां हो जाएगा 3 गुणा 16 गुणा 14, ये हो जाएगा 75 गुणा 14, और ये हो जाएगा भाई 300 और 26 तिये कितने होते हैं, 6 तिये 18, 78 होते हैं, 378 हो जाएगा ये। चलिए 2 का गुणा करोगे 198 होगा, ये 450 होगा, और यहां पर कितना होगा 126, तो ये होगा 252। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, पी के वेतन का क्यू के वेतन से क्या अनुपात है। अब मुझे बताओ पी के वेतन का, तो वेतन कहाँ है भैया, इसका वेतन ये रहा, इसका वेतन ये रहा, दोनों का रेशियो पूछा है, मतलब 75 गुणा 14 का रेशियो निकालना है 450 से। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं। तो क्या ये कट रहा है, 25 से 3 बार, 25 से कटेगा 25 1 25 और 25 8 200 18 बार, 3 से ये कटेगा 6 बार भाई। ठीक है, 2 से कटेगा ये 7 बार, 2 से कटेगा ये 3 बार, तो दोनों का रेशियो आ गया 7:3। मतलब पी का वेतन क्यू के वेतन का 7:3 का अनुपात है।
ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। देखो अच्छा क्वेश्चन था, हमें रेशियो को रिलेट करके चलना था, बस सिंपल। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर 9,60,000 भी दिया गया है, लेकिन इसका ना कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आंसर भी हमसे उसने रेशियो में लिया है। तो अगर रेशियो में लिया है तो हम पूरा का पूरा खेल रेशियो में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की आय 16,500 है और उसका व्यय 12,000 है। अगले वर्ष उसकी आय 24% बढ़ जाती है, लेकिन उसका व्यय 10% कम हो जाता है। उसकी बचत में वृद्धि बताइए। देखिए बचत में प्रतिशत वृद्धि पूछी है, तो देखो ये एग्जैक्ट वैल्यू को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ रेशियो से खेल सकते हो। यहाँ पे भाई कितना है, ये 12,000। दोनों के रेशियो की बात करें तो 2 0 से 2 0 कटेगा, ये 15 8 120 और 15 से 11 बार। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया भाई। इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो है 11 और 8 का। तो भैया ये कितना होगा, 3। तो चलो इसको 1100 मान लो, इसको 800 मान लो, इसको 300 मान लेते हैं, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए दोस्तों। ठीक है, चलिए अभी कह रहा है कि 24% उसकी इनकम बढ़ी। अगर यहाँ इनकम 24% बढ़ी है तो भैया 1100 पे 24%, 11 गुणा 24 बढ़ेगा, मतलब ये हो गया 11 चौके 44 और 11 दूनी 22 26, 264 रुपये बढ़ा भाई। कितना बढ़ा ये, 264 बढ़ गया। ठीक है, चलिए अच्छा यहाँ पर 800 पे 10% कम हुआ है, तो 800 का 10% कितना होगा, 80 होगा भाई। 800 का 10% कितना होगा, 80 होगा। तो 80 यहाँ कम हुआ है। तो मुझे बताओ इसकी सेविंग कितनी हुई। भाई देखो एक तो उसका इनकम बढ़ गया 264 और खर्च भी उसने 80 रुपये कम कर दिया। इसका मतलब सेविंग और ज़्यादा बढ़ेगी। कितनी बढ़ जाएगी, 264 प्लस 80, ये भी तो बढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा, देखो 4 8 6 14 का 4 हासिल 1 और ये 3, 344 रुपये वहाँ पर सेविंग बढ़ी होगी। तो अगर 344 रुपये सेविंग बढ़ी है, कितने पे, 300 पे, तो भैया 100 पे कितनी बढ़ेगी, तो 2 0 से 2 0, ये हो गया 100 और ये हो गया 14 थी, ये 42, 114 से ऊपर आएगा, मतलब 115%। ठीक है बच्चों, चलें अगले क्वेश्चन पे। देखिए 2021 में रमेश की मासिक आय 18,600 थी और उनका मासिक खर्च 12,400 था। वर्ष 2022 में 15% और 8% उसका बढ़ गया इनकम और 8% बढ़ गया उसका खर्च, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि। सेम क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर 12,400 है और ये 18,600 है, तो 18,600 और 12,400 दोनों को रेशियो निकालो भैया। इसको काटोगे आप, कितने से कट रहा है, 2 से। 2 से कटेगा ये 93 टाइम्स और 2 से कटेगा ये 62। अब देखो 31 से कट रहा है 3 बार, ये कट रहा है 2 बार। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है, इनकम और एक्सपेंडिचर का आ गया 3:2। तो भैया ये 300 मान लो, ये 200 मान लो। तो बेटा यहाँ पर सेविंग कितनी बचेगी, 100 बचेगी। अभी क्या कह रहा है कि 15% तो उसकी इनकम बढ़ी है और 8% उसका खर्चा भी बढ़ा है। तो देखो ये अगर 15% बढ़ी है तो ये 15 थी, 45 रुपये बढ़ी होगी। ठीक है, ये 45 रुपये बढ़ी है और यहाँ पर भी खर्चा उसका बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 8%, मतलब 8 दूने 16 रुपये यहाँ पर उसका खर्चा बढ़ गया। तो दोस्तों यहाँ पर उसकी सेविंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा देखो, उसने इनकम बढ़ाई है 45 रुपये और खर्चा उसका बढ़ा है 16 रुपये, तो सेविंग क्या होगी, सेविंग क्या होगी भाई, ये खर्चा उसने एक्स्ट्रा कर दिया लेकिन 45 उसको एक्स्ट्रा मिल भी रहे हैं। इसका मतलब 45 माइनस 16, 45 माइनस 16 कितना बचेगा, 9 और ये 2, 29 रुपये क्या हुआ, उसने 29 रुपये क्या कर लिए, उसने सेव कर लिए एक्स्ट्रा। 29 रुपये बचाए, कितने पे, 100 पे। और 100 पे अगर कोई परसेंटेज बनाते हो तो वो तो 29% ही आएगी। बताओ है कि नहीं। ठीक है भाई, चलिए अगला देखिए। विपुल अपनी मासिक आय का 30% किराए पर, शेष का 60% किराने के सामान पर और शेष का 40% अन्य पर खर्च करता है। देखो कोई लड़का है विपुल, जो क्या कर रहा है कि भाई उसकी कुछ इनकम है, तो मान के चलिए 1000 रुपये उसकी इनकम है, ये मान के चलिए आप 1000 रुपये इनकम है उसकी। अब उसने 30% तो किराए पर खर्च कर दिया उसमें से, मतलब 300 रुपये उसने खर्च कर दिए। किस पर भाई, देखो यहां पर एक काम करिए, इसको ऐसे करिए भाई, 300 रुपये यहां खर्च कर दिए उसने, बचे कितने, 700। इधर मैं बचा हुआ लिखूंगा, इधर मैं खर्च किया हुआ लिखूंगा। ठीक है, 300 खर्च किए, 700 बचाए। ठीक है, अच्छा शेष का 60%, अब ये शेष है, इसका 60% उसने खर्च किया है, मतलब 7 छिक्के 42, 420 रुपए उसने खर्च किए हैं। तो बचाए कितने होंगे भाई, 40%, मतलब 280 रुपए। कितना, 280 रुपए उसने बचाए होंगे। अच्छा यहां पर बात करें, ये किए थे 30% किराए पर था, ये बच्चों किराए पर था, मतलब रेंट पे। ठीक है, और ये था ग्रोसरीज पे या किराने पे लिख सकते हो, ग्रोसरीज पे ये खर्च किया उसने। ठीक है, चलिए 280 अभी बचे हुए हैं। यदि वह एक महीने में
अच्छा 40% अभी अन्य खर्च भी कर रहा है वो, तो देखो यहां से उसने 40% और खर्च किया, तो 28 दूनी 56 दूनी 112 रुपए यहाँ पे खर्च किया होगा उसने। तो बचाया कितना होगा भाई, ये बचाया होगा 8 और ये 2 तो 6, कितना हो गया 168 रुपए। 168 रुपए नहीं, 168 नहीं, सिर्फ 68, अरे 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 हाँ, 10 से 2 गया 8 और ये बचेगा 2, तो ये बचेगा 6 और 6 तो 168 रुपए उसने बचा लिए। ठीक है बच्चों, अभी क्या कह रहा है 7056 रुपए एक्चुअल में वो बचाता है, मतलब इसकी वैल्यू तो 7056 है, इसकी वैल्यू 7056 है। ठीक है, अभी उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है वह किराने के सामान पर कितना खर्च करता है। किराने मतलब ग्रोसरीज, कितना करता है 420। तो देखिए 7056 जो है दोस्तों, 7056 जो है वो 168 की वैल्यू है, तो आपको निकालनी है 420 की वैल्यू। ठीक है, चलिए इसको काटते हैं। देखो कितने से कट रहा है, 8 6 14 और 1 15, 3 से काट लो भाई 140 बार, और 3 से काटोगे 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, ये 140 है तो 28 से कट जाएगा, 28 पंजे 140 होता है, 28 दूने 56 होता है। 2 से इसको काटोगे 3 5 2 8, 3528 गुणा 5 कर दो भाई, गुणा 5 करोगे 3528 में, तो 8 पंजे 40, 5 दूने 10 और 4 14, पीछे 40 आ रहा है तो 17,640 रुपए। क्लियर है, चलिए अगले को देखते हैं। अजय अपनी आय का 66.3% घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है। देखो भाई 66.3% का फ्रैक्शन हो गया 2/3। ठीक है, ये 2/3 है। यदि उसकी आय 25% बढ़ जाती है और व्यय 20% बढ़ जाता है तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए अच्छा 2/3 वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, मतलब अगर इनकम उसकी 300 है ऐसे मानिए, तो खर्चा उसका 200 है, तो सेविंग कितनी कर रहा होगा 100। अभी उसने कहा कि उसकी इनकम 25% बढ़ जाती है और व्यय 20% बढ़ जाता है। अगर इसको 25% बढ़ाएं, इसको 25% बढ़ाएं तो मेरे भाई 25 दिए 75 रुपए ये बढ़ेगा। और अगर खर्च को हम कितना बढ़ा दें 20%, तो भैया 20 दूने 40 रुपए ये बढ़ जाएगा। इसका मतलब सेविंग एक्चुअल में उसकी कितनी बढ़ी, 40 और 30 70 35 रुपए। कितनी बढ़ी 35 रुपए, किस पे बढ़ी 100 पे, मतलब 35%। क्वेश्चन खत्म, सिंपल। आपको यहां एग्जैक्ट डाटा नहीं निकालना है कि आप 300 को 75 में ऐड कर रहे हो, नहीं करना है, क्योंकि वो तो फिर से बाद में जब आप डिफरेंस निकालोगे तो इन दोनों का तो डिफरेंस ऑलरेडी निकाला हुआ है। आप सिर्फ ये देखिए कितना बढ़ा, इनकम 75 रुपए, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा 40 रुपए, इसका मतलब सेविंग पे क्या इफेक्ट पड़ा 35 रुपए सेविंग और बढ़ गई उसकी, कितने पे 100 पे, तो परसेंटेज में भी कितना आ जाएगा 35%। ठीक है, चलिए अगला देखिए भाई। यदि किसी कर्मचारी की आय 72,000 है तो वह जो राशि खर्च करता है वह उसकी बचत से 40% अधिक है। देखो भाई इसका मतलब उसने बचत और एक्सपेंडिचर को रिलेट कर दिया, 40% अधिक है, मतलब 40% का मतलब हो गया 2/5, कितना 2/5। इसका मतलब बचत से 40% ज्यादा है खर्चा, तो बचत अगर 5 है तो 7 रुपए वो खर्च कर रहा है। तो दोस्तों इनकम कितनी हो गई 12 रुपए, 12 रुपए हो गई, और जबकि उसने दी है 72,000, कितनी दी है 72,000 रुपए वो कमा रहा है। इसका मतलब गुणा 6,000 कर रहा है, सही है, गुणा 6,000, सही बात है। यूनिट में और एग्जैक्ट में रिलेशन हो गया 6,000 से, इसलिए उसकी बचत है, तो उसकी बचत पूछी है मतलब सेविंग पूछी है। 6 गुणा 5 कितना होगा 30,000 रुपए, कितना आ जाएगा भाई, ये 30,000 रुपए हो जाएगी उसकी सेविंग। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पे। देखिए भाई सुरेश का व्यय और बचत 3:1 के अनुपात में है। उसकी आय 25% बढ़ जाती है, यदि उसकी बचत 20% बढ़ जाती है तो उसका व्यय कितने प्रतिशत बढ़ता है। तो डिक्टो सेम क्वेश्चन है, अभी करते आए हैं। देखो ये 300 है, किसका है, व्यय और बचत है भाई, ये व्यय और बचत। तो यहां मैं इनकम लिख दूं, यहां एक्सपेंडिचर लिख दूं, यहां सेविंग लिख दूं। तो व्यय है 300 और बचत है 100, तो इनकम कितनी होगी, आप कहोगे गुरुजी 400 हो जाएगी। बहुत बढ़िया, इनकम 25% बढ़ी है, तो 25% बढ़ी है तो 100 रुपए बढ़ा होगा, यहाँ पे देखो बढ़ा होगा कि नहीं, 100 रुपए बढ़ा होगा। और बचत 20% बढ़ी है, मतलब सेविंग कितनी बढ़ी है उसकी, ये सेविंग 20% बढ़ी है भाई, तो ये 20 ही बढ़ी होगी। ठीक है, तो उसका व्यय कितने परसेंट बढ़ा। अब सीधी सी बात है, अगर नेट इफेक्ट 20 का आ रहा है, इसका मतलब यहां पे कितना कितना हुआ होगा भाई, +80 हुआ होगा यहाँ पे, देखो तभी तो 100 इनकम बढ़ी और 80 खर्चा बढ़ा, तभी तो 20 का नेट सेविंग बढ़ा होगा उसका, तो ये कितना हो जाएगा 80। तो देखना 80 बढ़ा है कितने पे 300 पे, तो 100 पे कितना बढ़ा होगा,
100 पे कितना बढ़ा होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो ये बचा भाई कितना 25%। आय बढ़ जाती है और बचत कितना बढ़ती है भैया 20। ठीक है, व्यय और बचत। ठीक है, 3 का डिवाइड करोगे तो 3 दूने 6 और 3 छिक्के 18 भाई 26 दशमलव कितना आएगा 66, 26.66 आएगा, लगभग 27% हो जाएगा। कितना 27% हो जाएगा। क्या कोई गड़बड़ तो नहीं हुई भाई जिससे एग्जैक्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि उसने यहां पर अप्रोक्सीमेट भी नहीं पूछा है। तो देखो यहां पर था 3:1 का रेशियो एक्सपेंडिचर और सेविंग का, व्यय और बचत का अनुपात है। उसकी आय 25% बढ़ी, ये 400 हो गया और 25 चौके 100 बढ़ गया भाई। ठीक है, और यहां से सेविंग बढ़ी है, उसकी आय 25% बढ़ जाती है और उसकी बचत भी 20% बढ़ रही है, तो 20% बचत बढ़ी है। ठीक है भाई, तो यहां पर हमको उसका खर्चा कितना बढ़ाना पड़ेगा 100 रुपए, तभी वो 20 रुपए एक्स्ट्रा बचा पाएगा। सही है, तो 80 रुपए यहां पर वो एक्स्ट्रा बचा रहा है। कितने पे बचा रहा है 300, सॉरी खर्च कर रहा है 80 रुपए, तो 300 पे खर्च कर रहा है, तो 80/300। बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं, इतना आएगा, मतलब लगभग में 27 इसका आंसर होगा भाई। ठीक है, चलिए ये देखिए अगला प्रश्न। एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 कमाता है और अपनी आय का 80% वो खर्च कर देता है। ठीक है भाई, 16,000 रुपए वो कमा रहा है और 80% उसमें से क्या कर देता है, खर्च कर देता है और शेष राशि बचाता है। यदि उसकी आय 20% और व्यय 10% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में वृद्धि कितनी है, तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वही 80% वो खर्च कर रहा है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। भाई 100 रुपए अगर उसकी इनकम है तो 80 वो खर्च कर दे रहा है और 20 वो बचा रहा है। ठीक है, यही कह रहा है, और शेष राशि बचाता है, 80% वो खर्च कर देता है। ठीक है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए, चलो इनकम को 20% बढ़ाओगे तो प्लस 20 यहां पर एक्स्ट्रा हो जाएगी ये। ठीक है, और व्यय भी 10% बढ़ जाता है, व्यय इसका 10% बढ़ गया तो कितना बढ़ा होगा, 8 बढ़ा होगा भाई। कितना बढ़ा होगा ये 8 रुपए बढ़ा होगा। ठीक है, तो उसकी बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो देखना यहां नेट चेंज कितना आएगा सेविंग में। भाई 20 रुपए यहां बढ़ा है, 8 रुपए यहां खर्च भी बढ़ा है, मतलब यहां पर 12 रुपए उसकी सेविंग बढ़ी होगी। तो 12 रुपए 20 पे बढ़ी है तो 100 पे कितनी, तो ये हो गया 20 पंजे 100 और 12 पंजे 60। तो भैया कितना परसेंट बढ़ी है सेविंग, 60% यहां पर उसकी सेविंग बढ़ चुकी है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है भाई सभी को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, एक महिला अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करती है। भैया इनकम का 2/3 वो खर्च कर देती है, मतलब अगर इनकम 300 है तो खर्चा 200 है, तो सेविंग उसका 100 है। सेविंग कितना है 100 रुपए है। यदि उसकी आय 18% बढ़ जाती है, तो इनकम को 18 बढ़ा रहा है, मतलब 54 रुपए यहां पे बढ़ गया उसका, और व्यय 24% बढ़ जाता है, खर्चा भी उसका 24% बढ़ा है, 24 दूने 48 रुपए बढ़ गया। तो सेविंग पे कितना इफेक्ट आएगा, आप कहोगे गुरुजी 6 रुपए यहां पर सेविंग बढ़ जाएगी। कितना, 6 रुपए सेविंग बढ़ जाएगी। तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या है, तो भैया 6 रुपए 100 पे बढ़ रही है तो 6% ही है। क्वेश्चन खत्म। बताओ, अरे समझ में आ रहा है ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, रेशियो अपनी आय का x% बचाती है। यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में 50% की वृद्धि होती है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। भाई थोड़ा सा क्वेश्चन ने क्या कर दिया, घुमा दिया, लेकिन डरना नहीं है। देखो ध्यान से समझो, रेशियो अपनी आय का x% बचा रही है। ठीक है भाई, देखो ये इनकम है, ये सेविंग है, ये एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अच्छा x% उसने बचाया है। मान लीजिए इनकम 100 है तो उसने x बचाया है, तो खर्चा कितना किया है 100 - x, सिंपल। ठीक है भाई, चलिए अब वो कह रहे थे उसकी आय में 26% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब जो इनकम है इसकी, उसमें भैया नेट जो वृद्धि हुई है, नेट जो वृद्धि हुई है वो 126 हो जाएगा अगर 26% बढ़ा होगा तो। ठीक है, चलिए, और 20% की वृद्धि हुई है खर्चे में, तो भैया यहां पर जो खर्चा है ये, इसमें 20% की वृद्धि हुई है और बचत जो है वो 50% बढ़ी है। तो भैया अगर x का 50% देखेंगे तो x/2 आएगा, और अगर x/2 बढ़ाओगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 3x/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। और यहां पर जो खर्चा बढ़ रहा है वो 20% बढ़ रहा है, और 20% अगर निकालें 100 - x का, तो एक्चुअल में भाई वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 100 - x जो है वो 120 हो गया है। सही है, 0 2 से 6 बार, 2 से ये हो गया भाई 5 बार। ठीक है, तो यहां से करोगे तो 20 × 120 - 6x/5
-6x/5 यहीं पे रख दो। 120 -6x/5 ये हो जाएगा 120 -6x/5। ये क्या हो जाएगा भाई? इसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अभी पूछा है उसने x की वैल्यू बताइए। अभी आप सभी जानते हो कि अगर भैया सेविंग और इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या आती है? इनकम आती है। तो 3x/2 में ऐड कर दिया जाए 120 -6x/5 को, तो बराबर होना चाहिए 120 के। क्लियर है दोस्तों? भाई यही होना चाहिए ना? ठीक है, चलिए तो समझेंगे आगे। ये कितना है? 120 है और ये है 126। ये गड़बड़ कर दी, 126। इसको इधर लेके जाओ और 3x/2 और 6x/5, यहां पे एलसीएम 10 आएगा। ये होगा 15x और ये होगा 12x बराबर 126 और 120, ये हो जाएगा 246। 246 बचेगा 3x/10 बराबर 246। नहीं घटेगा ना? हाँ घटेगा। ये 126 से 120 घटाओगे तो सिर्फ 6 बचेगा दोस्तों। ये 6 ठीक है। 3 से 2 बार तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। कितना आ जाएगा भाई? x की वैल्यू आ जाएगी 20। यही उसने पूछा है कि बताइए x का मान कितना होगा। ठीक है, चलें आगे। देखिए अगला क्वेश्चन, ए और बी का मासिक वेतन समान है और ए, बी और सी अपने मासिक वेतन का क्रमशः 10%, 8% और 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। देखिए भाई 3 बंदे हैं यहां पे ए बी सी, समझना ध्यान से। ए, बी और सी 3 बंदे हैं और ए और बी का जो वेतन है वो तो बराबर है। तो भाई मान लो ए का 100 है और बी का भी कितना है? 100 है। दोनों का वेतन बराबर है। ठीक है, अभी वो कह रहा है कि तीनों ना, ये 10% दान करता है, ए बी करता है 8% दान और सी करता है 9% दान। तो भैया अगर ये 10% दान कर रहा है तो 10 रुपए दान कर रहा होगा, ये 8% दान कर रहा है तो 8 रुपए दान कर रहा होगा, और ये कितना है भैया? ये करता है 9% दान। इसका हमें अभी पता नहीं, ये 9% करता है, लेकिन इतना पता है। ठीक है, 9% ये डोनेट कर देता है। ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 है। अच्छा भैया दोनों के दान के बीच का अंतर अगर 400 है, इसका मतलब 2 यूनिट का मतलब 400 है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 200। 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो भैया टोटल हमारा इनकम कितनी हो जाएगी? 100 यूनिट, मतलब 20,000 रुपए। कितनी हो जाएगी भाई? 20,000 रुपए। अभी क्या कह रहा है आगे? 400 है। ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी की तुलना में 900 अधिक है। भाई ए और बी ने जो टोटल दान किया है, ए और बी ने टोटल कितना दान किया है भाई? 18 यूनिट किया है। चलो इसकी तो हमें अभी जरूरत ही नहीं है तो इसको छोड़ो। 18 यूनिट इसने दान किया है, मतलब 3600 रुपए। तो वो कह रहा है जो ए और बी ने कुल दान किया है वो 900 ज्यादा है सी के दान से। तो सी का दान कितना होगा फिर भैया? अगर ये 900 ज्यादा है तो आप इससे 900 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 2700 रुपए। कितना आ जाएगा भाई? 2700 रुपए यहां पर आ जाएगा, जो किसके, सॉरी भाई, एक मिनट। अरे देखो भाई, ये सी था, यहां पर इसने 9% दान किया था, 9%। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये जो 9% है ना वो इससे 900 कम है, मतलब ये 2700 होगा। ये कितना होगा दोस्तों? 2700। एक्चुअल में ये 2700 जो है सी द्वारा किया गया दान है। ठीक है, तो सी का मासिक वेतन याद कीजिए। ठीक है, अगर सी का 9% 2700 है, मतलब 3 गुना है। कितना है ये इसका भैया 3 गुना है। किसका? 9% जो है, देखो समझो ध्यान से, 2700 है तो आपको टोटल इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसका इनकम कितना था। तो 100 की वैल्यू निकालोगे, ये 300 के बराबर है तो ये 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30,000 रुपए। और यही आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, रेनू अपनी आय का 20% बचाती है। यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और आय में 29% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, रेनू अपनी आय का 20% बचाती है तो इनकम और सेविंग, इनकम अगर 100 है तो सेविंग कितनी है उसकी भाई? 20। तो खर्चा कितना है उसका? 80 रुपए का। ठीक है, चलिए, उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो रही है, एक्सपेंडिचर तो 20 बढ़ रहा है, इसका मतलब 16 रुपए बढ़ा, और आय में 29% की वृद्धि हुई है, मतलब इनकम उसकी 29 रुपए बढ़ी।
इनकम जो है उसकी वो 29 रुपये बढ़ी है भाई, तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो भाई बचत में अगर वृद्धि देखें तो यहाँ इनकम बढ़ गई 29 और खर्चा बढ़ा दिया उसने 16, इसका मतलब यहाँ पर टोटल कितना 13 रुपये क्या होगा, 13 रुपये वहाँ पर उसकी सेविंग बढ़ी होगी। तो 13 रुपये बढ़ी है कितने पे, 20 पे, तो भैया 100 पे कितनी बढ़ेगी, तो ये हो जाएगा 65%। कितना आ जाएगा भाई, ये 65% हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलें आगे, देखिए अगला क्वेश्चन। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि होती है। यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है तो x का मान ज्ञात करें। देखो बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन इसमें कुछ चीजें समझ लेते हैं भाई। जैसे देखो बच्चों, यहाँ मूल्य मतलब प्राइस यूज हुआ, एक यहाँ पर सेल मतलब बिक्री, और एक हुआ यहाँ पर रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब हो गया टोटल उसका कितना खर्चा हुआ, या फिर राजस्व जिसको बोलते हैं। अब एक बात बताओ, तो प्राइस गुणा सेल ही तो रेवेन्यू होता है। कैसे, समझो एग्जांपल से। मैंने कहा भाई एक पेन है 5 रुपए का है, वो उसका प्राइस हो गया। अब हमने उस तरीके के 15 पेन बेच दिए, मतलब वो उसकी सेल हो गई 15, तो कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, कितना हमारे पास धन आ जाएगा। तो आप कहोगे 5 गुणा 15 बराबर धन हो जाएगा कितना, 75 रुपए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, प्राइस इंटू सेल बराबर रेवेन्यू होता है, ये आपको पता है। तो देखो ध्यान से, तो प्राइस इंटू सेल बराबर रेवेन्यू, ये याद रखो भाई। अब क्या कह रहा है, मूल्य में 20% की कमी हुई है। ध्यान देना, जो प्राइस है वो 20% कम हुआ है, और 20% का मतलब होता है 1/5। कितना, 1/5। तो पहले मूल्य अगर 5 था तो बाद में भाई 4 हो गया, बाद में कितना हो गया, 4 हो गया। और जो बिक्री है उसमें x% की वृद्धि हुई है, मतलब सेल को अभी नहीं छेड़ते हैं। राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि हुई भाई। तो राजस्व प्राप्ति मतलब कुल धन जो हुआ उसमें 25% की वृद्धि हुई है, मतलब प्लस 1/4 हुआ है। सही है, इसका मतलब पहले अगर धन 4 आ रहा था तो अब वो 5 आ रहा है। अच्छा भैया, जो हमारा रेवेन्यू है वो थोड़ा हम प्राइस और इससे ज्यादा रख लेते हैं, क्योंकि कलेक्शन ज्यादा होता है ना, तो हमने इसको ज्यादा रख दिया। तो 40 और 50 भी लिख सकते हैं, रेशियो ही तो है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे सेल कितने की हुई, आप कहोगे गुरुजी 8 की। क्यों, क्योंकि दोनों का गुणा करने पे 40 आना चाहिए, तो यहां 8 लिखना पड़ेगा। और यहां पे कितना लिखना पड़ेगा भाई, आप कहोगे सर यहां पे 12.5 लिखना पड़ेगा। तो देखना कितना बढ़ा, आप कहोगे सर 4.5 बढ़ा। कितने पे बढ़ा, 8 पे बढ़ा। तो 100 पे कितना बढ़ेगा, आप निकालोगे इसको, तो देखो यहाँ पे भाई 4 से काटोगे इसको 2 बार, या फिर 450 हो गया ये, है ना, 450/8। तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40 और 8 छिक्के 48, बचा 2 तो 0.25, 56.25% ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए की आय बी की 80% है और ए का व्यय बी के व्यय का 60% है। तो देखो यहां पर ए और बी में खेल किया है उसने। कैसे कि भाई ए और बी दो बंदे हैं, इनका उसने इनकम ले लिया है और यहां पर उसने उनका एक्सपेंडिचर ले लिया है। क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय का 80% है। 80% का मतलब हो गया 4/5। 80% का मतलब हो गया 4/5। मतलब इनकी जो इनकम है, ए की इनकम 4 है तो बी की इनकम जो होगी वो कितनी होगी, 5 होगी। बी की इनकम हो जाएगी 5। ठीक है, चलिए ए का व्यय बी के व्यय का 60% है, तो 60% का मतलब होता है 3/5। तो ए के व्यय की बात करें और बी के व्यय की बात करें तो वो 3 और 5 के अनुपात में है। तो अगर बी 5 रुपए खर्च करता है तो ए सिर्फ 3 ही रुपए खर्च करता है। ठीक है भाई, अब उसने कहा है कि ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ए की तो उसने इनकम ली और बी का एक्सपेंडिचर लिया, दोनों में रिलेशन बना दिया 90%। 90% मतलब भैया 9:10। कितना, 9:10। तो अगर किसी वैल्यू को एक रेशियो में लेके आना है तो पहले उनकी क्वांटिटी इक्वल करनी पड़ेगी, तभी तो आप किसी एक फिक्स रेशियो में मिला सकते हो। तो देखिए पहले आपको 4 और 5 को दोस्तों बराबर करना पड़ेगा। तो कैसे बराबर होंगे, आप कहोगे सर यहां पर गुणा कर दीजिए 5 का और यहां पर गुणा कर दीजिए 4 का, तो ये लो बराबर हो गए। अच्छा, अब इनको 9 और 10 के रेशियो में भी लेके आना है। मतलब यहां पे आप कर दो 9 का गुणा और यहां आप कर दो 10 का गुणा। तो देखना जरा कितना कितना बनेगा भाई, यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, दोबारा से यहां लिख देंगे। तो 9 पंजे 45, 45 का गुणा 4 में होगा 180 आएगा। 45 गुणा 5 225 होगा दोस्तों। अच्छा, 40 का गुणा 3 में होगा 120 आएगा और 40 का गुणा 5 में होगा 200 आएगा। तो देखना जरा भाई, ये है इनकम, ये है एक्सपेंडिचर। तो यहां से आप सेविंग निकाल सकते हो। तो सेविंग कितनी हुई, यहां पे भैया 60 हुई और यहां पे कितनी हुई, 25 की सेविंग हुई। ठीक है, अब देखिए वो क्या कह रहा है। तो बताइए ए की बचत बी की बचत से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बी की बचत से मतलब
25 से, 25 पे हमें परसेंटेज बनाना है, तो 25 से कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है भाई, 25 और 35 60 होते हैं, गुणा 100, तो 25 चौके 100 और 35 चौका 140, 140% ये क्या है भैया, ज्यादा है, 140% क्या है, ये अधिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66 सहित 2/3% अधिक है। देखो इसकी फ्रैक्शन सभी को पता है 2/3 होती है भाई, कितनी होती है, 2/3, मतलब एक व्यक्ति है जिसकी मासिक व्यय उसकी बचत से कितना ज्यादा है, 2/3 ज्यादा है, तो बचत से ज्यादा है, तो बचत अगर 3 है तो एक्सपेंडिचर 5 है, मतलब इनकम 8 है। समझ में आ गया होगा, ठीक है, काफी देर से कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन हम, तो समझ में आ रहा होगा। यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है, तो भैया इसको आप मान लो 800, इसको मान लो 500, इसको मान लो 300। अगर ये 44% की वृद्धि हो रही है और मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक बचत में 1040 की वृद्धि होती है। आरंभिक व्यय कितना है, ठीक है भाई। अच्छा, ये 44% बढ़ा है, ये कितना बढ़ा है, 44%, मतलब 800 का 44%, मतलब 2 जीरो ये तो कट ही जाएंगे भाई, 800 का 32, 320, तो 352 हो गया दोस्तों, कितना हो गया, तो यहां पर बढ़ा है 352। ठीक है, चलिए अभी फिर क्या कहा उसने, उसके मासिक व्यय में 60% की वृद्धि, तो यहां ये 60% बढ़ा है, तो 60% बढ़ाओगे 6 पंजे 30, 300 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा ये 300। तो मुझे बताओ प्यारे दोस्तों कि यहां पर सेविंग कितनी बड़ी होगी, तो 352 अगर हमने इनकम बढ़ा दी और खर्चा भी 300 बढ़ा दिया, तो सेविंग का नेट इफेक्ट तो 52 यूनिट आया, कितना आया 52, तो यहां पर ये सिर्फ 52 यूनिट बढ़ा, लेकिन कायदे से वो कितना बढ़ रहा है भैया, 1040 बढ़ रहा है, कायदे से 1040 बढ़ रहा है, तो 52 यूनिट कितना हो जाएगा दोस्तों, 1040। तो पूछा क्या है, आरंभिक व्यय कितना था, एक्सपेंडिचर पूछा था प्रारंभ में, कितना था भैया 500, तो 1040 52 की वैल्यू है, तो आपसे 500 की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, चलिए देखिए 52 दूने 104 होते हैं, ये 20 हो गया, तो 5 दूने 10, तो 10,000 रुपए आपका उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म। ठीक है भाई, चले नेक्स्ट देखिए। अरे बाप रे, देखिए भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 1,60,000 था, वह 3 मदों व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्च मतलब P से रिप्रेजेंट किया गया है इसको, कर मतलब टैक्स T, और शिक्षा ऋण मतलब एजुकेशन पर E पर खर्च करता है। तो देखो यहां पर उसने ना 3 जगह पे पैसा खर्च किया है, P T थोड़ा दूर कर लेते हैं, P फिर T पे फिर E पे, 3 जगह पैसा खर्च किया है उसने, और शेष धन की उसने बचत भी करी है, तो भैया सेविंग भी लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और एक आगे लिख लेते हैं इनकम। तो देखिए ध्यान से, अगर उसकी इनकम थी, उसने P पे E पे और T पे भी खर्च किया और उसने सेविंग भी करी। ठीक है बच्चों, चलिए फिर क्या कह रहा है वो, P आय का 50% था, P जो था वो आय का कितना था, 50% था, तो भैया इनकम मान ले हम 100, अब P इसका 50% है मतलब 50, बहुत बढ़िया। E P का 20% था, E जो था वो P का 20% था, मतलब 10 होगा भाई, 50 का 20% 10 होगा। ठीक है, चलिए, और T E का 15% था, T जो था वो E का 15%, 10 का 15% 1.5 होगा, बहुत बढ़िया। जब उसके वेतन में 30% की वृद्धि हुई, अच्छा देखो अब उसके वेतन को उसने बढ़ा दिया 30% से, मतलब ये 130 कर दिया दोस्तों, ये कितना कर दिया भाई, 130 कर दिया उसकी इनकम। फिर कह रहा है तो उसने P का प्रतिशत स्तर पहले जितना ही रखा, मतलब P तो उतना ही क्या रहा, उतना ही रहा, मतलब पहले 50% था I का, तो अब भी 50% रहेगा, मतलब 65 रहेगा, बहुत बढ़िया। लेकिन E P का 30% हो गया, लेकिन E जो था वो P का 30% हो गया, मतलब 65 का ये कितना हो गया 30%, 65 का ये 30% हो गया, मतलब 6 18 195, तो 19.5 भाई कितना रह गया ये इसका 19.5 रह गया, 19.5। ठीक है, चलिए, लेकिन E P का 30% हो गया और T E का 20% हो गया, T जो है वो E का 20% हो गया, 19.5 का 20% मतलब 1/5 कितना होगा, 5 तिये 15 और 5 तिये 15, सही है भाई, सही है ना, 33, 5 तिये 15 बचेगा, ओहो गलत हो गया, 5 से काटोगे 5 तिये 15 बचेगा 4, 5 9 45, 3.9 आएगा दोस्तों, 3.9। T E का 20% हो गया, दोनों बचतों का योग कितना है, सेविंग का जोड़ पूछा है। ठीक है भाई, पहले सेविंग निकाल तो लो, देखो इतना इतना तो उसने खर्च कर दिया भाई,
और यहां पर इतना इतना खर्च कर दिया उसने, ठीक है। 50 और 10 60 और एक 61.5, 100 में से 61.5 खर्च कर दिया तो दोस्तों 61 करेगा 39, तो 38.5 यहां पे उसने बचा लिया, 38.5 यहां पे बचा लिया। यहां पे देखें तो 65 और 20 हो गया 85, 84.5 और 3.9, तो 9 और 5 14 का 4 कैरी 1, 4 3 7 और 1 8, 88.4 यहां पर उसने भैया 88.4 यहां पर उसने, अरे एक मिनट, 88.4 तो एक्सपेंस कर दिया उसने, लेकिन उसने 130 में से ये खर्च किया है, तो सेविंग कितनी होगी? तो देखो यहां 130 में से घटाओगे तो 12 और 30 42 है ना, और 42 से 41.6 बचेगा, ये कितना आ जाएगा 41.6 भाई, ठीक है। यहां पर 41.6 की सेविंग हुई। उसने पूछा है कुल सेविंग कितनी है, बताइए कुल टोटल उसने बचत कितनी करी, तो 6 और 5 11, 8 और 1 9 और 1 10, 4 और 3 7 और 1 8, टोटल उसने 80.1 रुपए बचाए। तो दोनों बचतों का योग पूछा था, 80.1 होगा, लेकिन उसने स्टार्टिंग में कहा था एक व्यक्ति का मासिक वेतन 1,60,000 है, तो भैया 100 यूनिट जो है वो 1,60,000 है, तो 80.1 की वैल्यू पूछी है। 1,60,000 डिवाइड बाई 100 गुणा 80.1, ये कटा और यहां से भैया 1 0 से इसका पॉइंट हट गया, तो यहां बचा 160 गुणा 801, गुणा करोगे तो 0 16 1 16 और 16 8 128, 12 1,28,160, 1,28,160 रुपए, सिंपल। तो टोटल सेविंग का जो जोड़ आ गया वो 1,28,160 रुपए, ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 वर्ष पहले रमन का वेतन 45,000 था। उसने वेतन में पहले दूसरे तथा तीसरे वर्ष में क्रमशः 10% A% तथा 20% की वृद्धि की गई है। रमन की वर्तमान आय इतनी है, तो A का मान बताइए। भाई पहले इनकम कितनी थी 45,000, बाद में कितनी हो गई 83,160, ठीक है भाई। समझिए भाई पहले साल कितना बढ़ा होगा 10%, 10% मतलब दोस्तों 1/10, मतलब पहले साल जो उसकी क्या थी वेतन था वो 10 से 11 हो गया होगा। अच्छा बाद में फिर वो दूसरे साल A% से बढ़ा है, A% से बढ़ा है, तो मान लिए वो A से भैया B हो गया, ये मान सकते हो आप, A से क्या हो गया B हो गया, ठीक है। और अगले साल 20% बढ़ा है, 20 पंजे 100, तो 5 से 6 हो गया, तो देखना तीनों साल में मिला के कितना हुआ 50A और यहां पे 66B, तो मतलब 25A और ये 33B, सही है भाई। इन दोनों का रेशियो इतना आ गया, लेकिन अगर हम प्रारंभिक और अंतिम सैलरी का रेशियो निकालें तो दोस्तों ये आएगा, देखो 0 से 0 कटेगा, 4500 और 8316, इसका हमें रेशियो चाहिए, तो यहां पर ही कर देते हैं इसको। देखो 25A बटा 33B बराबर 4500 बटा 8316, तो 5:7 में आ गया भैया, ठीक है। इतना सारा काटा पीटा करने के बाद कितना आया 5/7 आया। तो A का मान क्या है, तो भैया A की वैल्यू उसने हमसे पूछी है। अच्छा ये बेटा परसेंटेज में दिया गया है, ठीक है, ये जो वैल्यू है वो परसेंटेज में है, ठीक है। देखिए ये परसेंटेज में है, इस वजह से कंफ्यूजन हो गया। देखिए समझिए, तो फिर तो सिंपल है भाई, A/B 5:7 है। इसका मतलब क्या था कि देखो यहां पर A% की क्या हुई थी वृद्धि हुई थी, A% वो बढ़ा था, और तो यहां पे देखिए B कितना बढ़ा है, B 7 बढ़ा है, B कितना बढ़ा है, सॉरी B 7 नहीं 2 बढ़ा है, 2 बढ़ा है, कितने पे बढ़ा है भैया 5 पे, तो 100 पे कितना बढ़ेगा, तो आप कह दोगे सर ये 40% बढ़ेगा, ये 40% बढ़ गया होगा, मतलब A की वैल्यू 40% है, ठीक है दोस्तों। इसको ठीक कर लेना भाई, यहां पर परसेंटेज था, सब ऑप्शन में परसेंटेज लगा हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 72। गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है और उसके लिए EMI का भुगतान करती है। उसकी मासिक आय 80,000 है। वह अपने बच्चों की शिक्षा पर 15%, घरेलू मामलों पर 40% खर्च करती है, 10% GPF में भेजती है और 15% बचत बैंक खाते में बचाती है, और बाकी राशि EMI के रूप में भुगतान करती है। वह कितनी राशि EMI भरती है, ठीक है। देखिए अच्छा देखो 80,000 था, उसने खर्चा कहां कहां पे किया भैया, एक जगह 15% किया, एक जगह 40 किया, एक जगह 10 किया, ठीक है, और 15% उसने बचत खाते में डाल दिया। तो इसका मतलब उसने जो एक्सपेंसेस थे वो कितने थे, 15 15 30, 30 और 10 40, 40 और 40 80, उसके एक्सपेंसेस हो गए 80%। तो बचा हुआ जो अमाउंट था उसी से उसने EMI भरी।
कितना बचा 20%। तो मुंह जबानी क्वेश्चन हो गया 80,000 का 20% आपसे पूछा है, सिर्फ 80,000 का 20%। 2 0 से 2 0 000 और 8 दूने 16, तो भैया 16,000 रुपए उसने ईएमआई का भर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक आदमी अपनी आय का 58% खर्च करता है, उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 25% बढ़ जाता है, उसकी बचत में वृद्धि। ऐसे तो काफी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो भैया 58% खर्च कर रहा है तो इनकम 100 है, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना है 58, तो इसका सेविंग कितना है भाई, सेविंग कितना बचा 42। ठीक है, चलिए उसकी आय 30% बढ़ती है, तो यहां ये 30 बढ़ गया भैया, सीधा सीधा कितना बढ़ा ये सीधा सीधा 30 बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, और व्यय 25% बढ़ता है, एक्सपेंडिचर को 25% मतलब 1/4 बढ़ा दिया, तो 58 का 1/4 कितना होगा, 4 1 4 बचा 1 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, 14.5, 14.5 बढ़ गया भाई ये। तो अब मुझे बताओ आप कि ये कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे भैया यहाँ पे 15.5 बढ़ा होगा। कितना बढ़ा होगा 15.5, यहाँ पर इसकी जो सेविंग है वो बढ़ जाएगी, नेट इंक्रीमेंट सेविंग में हो जाएगा। तो बचत कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है 15.5, 42 पे बढ़ा है, तो 100 पे कितना होगा। ठीक है, एक 0 लगा के पॉइंट को हटा लो। ठीक है, 0 से यहाँ 0 कट गया भाई, 5 5 10 11, काटते हैं इसको, तो 42 से काटोगे तो 42 पंजे 210 होता है। ठीक है, 40 दूने 80 और 40 दिए 120, 3 के अराउंड जाएगा, तो 3 एक ही ऑप्शन में है 36.9। ठीक है दोस्तों, 36.9। चलिए अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 था, वह इसका 3 मदों पर व्यय करता था, व्यक्तिगत और पारिवारिक व्यय ई, कर टी, परोपकार पी और शेष उसकी बचत होती थी। अभी जैसा क्वेश्चन था वैसा ही है। देखो इनकम है, इनकम में से उसने 3 जगह खर्च किया है, ई टी और पी पर। देखो ई टी और पी पर। ठीक है दोस्तों, और बाकी उसने सेविंग करी है। ठीक है, ई उसकी आय का 50% था, ई जो था उसकी इनकम का 50% है, इसको 100 मान लो तो ये 50 है। ठीक है भाई, चलो टी ई का 20% था, टी जो था वो ई का 20% मतलब 5 दूने 10 रुपए था। ठीक है भैया, टी का 20% था, पी टी का 15% था, पी टी का 15% है मतलब ये इसका 1.5 है। जब उसके वेतन में 40% की वृद्धि हुई, अब भैया इसका ये बढ़ गया 40% मतलब 140। ठीक है, तो उसने ई के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं किया, मतलब ये अब भी 50% है, मतलब ये 70 है। ठीक है, कहां गया, ई के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन टी ई का 30% हो गया, टी जो है वो ई का 30% हो गया, मतलब इसका 21 हो गया, और पी टी का 20% हो गया, पी जो है वो टी का 20% हो गया, मतलब 21 का 1/5, तो 5 चौके 20, 5 दूने 10, ये 4.2 हो गया भाई, ये हो गया 4.2। अभी क्या पूछा है, उसकी नई बचत पिछली बचत की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो सेविंग निकालनी है, तो देखो ये इनके खर्चे हैं, ये इनके खर्चे हैं, तो खर्चे जोड़ो पहले, 50 10 60 और 61.5, तो 61.5 है, तो यहां तो 38.5 बचेगी सेविंग, और यहां पे जोड़ोगे 70 20 90 91, 91 और 4 95, 95.2, तो बचेगा कितना 4.8, यहां पर सेविंग 4.8 है। ठीक है भाई, तो पूछा है उसकी नई बचत पिछली बचत की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या कम है, तो 38.5 पे आपको परसेंटेज बनाना है भाई। अब ये कितना ज्यादा या कम है, तो घटा के देख लो, 38.5 से 4.8 घटाओगे दोस्तों, 8 7 15, 4 1 5, 3 बचा और ये 3, 33.7, कितना ज्यादा है ये 33.7 ज्यादा है, गुणा 100, पॉइंट से पॉइंट हटाओ, 385 और 337, भाई कितना ज्यादा है ये। इसका अगर डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर से कर लेते हैं, जल्दी से हो जाएगा। तो भाई ये है 337 डिवाइड बाई 385 गुणा 100, 87.53%। क्या पूछा है, पीटी का 20% है। ठीक है, अरे यार ये 100 में से घटा दिया हमने, गलत कर दिया ना, ये 100 में से नहीं घटेगा, ये 140 से घटता दोस्तों। ठीक है, तो कितना था वो, उसी में 40 और जोड़ दो भाई, 44.8 हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 44.8। ठीक है, हाँ जी, ये 44.8 होगा। अब 38.5 पे आपको परसेंटेज बनाना है,
तो कितना, अब देखो, अब यहां से निकालो भाई कितना ज्यादा है ये, तो 44.8 जो है वो 38.5 से 3, यहाँ पे हो गया 8 6 14, 6.3% भैया, 6.3 यहाँ पर कम या ज्यादा है, तो गुणा 100 करोगे आप, अभी आपका आंसर आएगा भाई। तो 63 का डिवाइड करो भाई इसमें, सॉरी 63 में डिवाइड करो, तो देखो ये होगा 63 डिवाइड बाई 385 गुणा 100, तो आ गया 16.36, 16.36 मतलब 16.4। अच्छा, अब कम या ज्यादा है तो क्या है भाई, उनकी नई बचत पिछली बचत की तुलना में, तो भैया नई बचत तो ज्यादा है ना, तो इसका मतलब 16.4% लेस नहीं, मोर है, ज्यादा है। ठीक है बच्चों, क्लियर है भाई, ये नई बचत जो है वो ज्यादा है, और कितनी ज्यादा है, वो आ गया 16.4% ज्यादा है। इसको सॉल्व करोगे तो 16.4% ये आंसर आएगा। ठीक है, चलें आगे। देखिए, किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 है, जिसे वह, फिर भी वही सेम क्वेश्चन, देखो ई, टी और सी में खर्च कर रहा है, इनकम को ई, टी, सी और फिर कुछ सेविंग रही होगी। ठीक है, ई आय का 60% है, जो ई है वो इनकम का 60 है, अब की बार तो 60 है, तो ये 60 हो गया। ठीक है भाई, टी ई का 20% है, टी ई का 20% है, मतलब ये इसका 12 है भाई, 6 दूने 12 हो गया। ठीक है, और सी टी का 15% है, सी टी का 15% है, तो 12 का 15%, ये लो भाई, 12 गुणा 15 करोगे, 12 पंजे 60 और 12 एकम 12, 12 और 6 18, 180/100, 1.8 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1.8। ठीक है, चलो, जब उसकी आय में 40% की वृद्धि हुई तो ये 140 हो गया होगा, तो उसने ई का प्रतिशत पूर्ववत रहने दिया, तो मतलब अभी भी ये कितना है, इसका 60% है, मतलब 14 छक्के 84, कितना 84 हो जाएगा। ठीक है, और टी ई का कितना है, 30% है, तो 84 का 30% आप निकालोगे, कितना आएगा भाई, 4 तिये 12 और 8 तिये 24, 1 25, 25.2, कितना हो जाएगा ये 25.2। चलिए, फिर कह रहा है सी टी का 20% कर दिया गया, सी को टी का 20% कर दिया, तो सी टी का 20% है, तो 25.2 का 20% मतलब 5 का डिवाइड पेल दो इसमें भैया, 5 का 5, ठीक है, 5 पंजे 25 पॉइंट, यहाँ पे 2 लोगे 0 आएगा, 5 चौका 20, 5.04, कितना हो जाएगा ये 5.04, इतना ही रहेगा भाई। ठीक है, तो 5 चौके 20 और 5 पंजे 25, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां से सेविंग भी आप निकाल सकते हो आसानी से, कैसे, 60 और 12 72, 72 और 1 73.8, तो 100 में से 73.8 आप माइनस करोगे भाई, तो कितना बचेगा भाई, यहां पे बचेगा 73 घटाओगे तो 27 बचता है, लेकिन 26 बचाओगे तो 26.20, ये कितना बचेगी, सेविंग आएगी 26.20। ठीक है, यहां पर देखो 84 और 25, इसको ऐड करोगे, 84 और 25 कितना हो गया, 5 4 9, 109 भाई, 109.2, 109.2, क्या कर रहे हो भाई, ये हो गया 2 5 4 9 और 8 और 2 10, 109.2 और 5.04, ठीक है, ये होगा 4 2 4 1 1 1, 114.24, और इसको भैया 140 से आप माइनस करोगे, 140 से माइनस करोगे 114, तो बचेगा कितना 26, 26 से 25, 25 दशमलव कितना 76, ये बचेगा 25.76। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या कह रहा है वो, तो दोनों बचत के बीच अंतर ज्ञात करें, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, तो देखो अंतर अगर निकालोगे तो इसमें से इसको माइनस कर दो भाई, 20 से ये 4 बचा, ये 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, यहां पे हो गया ये 26, तो 0.44 का अंतर है। तो भैया ये कितना था 50,000, तो 50,000 100 की वैल्यू है, तो आपसे पूछा है 0.44 का मान बता दो, तो देखो ये तो कट गया 2 0 से 2 0 और 2 0 से इसका पॉइंट भी हट गया, 44 गुणा कितना 5, कितना आ जाएगा 220 रुपए। तो भैया दोनों के बीच में कितना अंतर है, बचत के बीच में 220 रुपए का अंतर है। क्लियर है भाई सभी को? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 75,000 था, वह पारिवारिक व्यय ई, कर टी, दान सी पर खर्च करता था और बाकी उसकी बचत थी। तो सेम अभी जैसा ही क्वेश्चन है, करते आ रहे हैं। देखिए तो भैया उसकी कुछ इनकम थी और उसने खर्चा कहां कहां पे किया, ई, टी और सी पर खर्चा किया है, ई, टी और सी पर खर्च करने के बाद कुछ सेविंग भी करी है। ठीक है,
अच्छा, फिर आगे क्या कह रहा है, ई आय का 60% था। ई जो था वो इनकम का 60% है, तो भैया इसको मैं अगर इनकम को 100 मान लूं तो ई तो इसका 60% मतलब 60 हो गया, ठीक है। टी ई का 20% था, टी ई का 20% है मतलब 6 दूने 12 है ये भैया। और सी टी का 15% था, जो सी था वो टी का 15% है। तो ये क्या सेम क्वेश्चन है क्या ये? 60, 20 और 15 और यहाँ 40% की वृद्धि कर दी है, तो द रेशियो ऑफ द कहाँ गया, अच्छा, और इसके बाद है परसेंटेज लेवल ऑफ ई, बट टी बिकम्स 30% ऑफ ई, टी बिकम्स, अरे एक मिनट भाई, सी बिकम्स 20% ऑफ टी, तो यहाँ पर सी ई का प्रतिशत, लेकिन टी ई का 30% हो गया, सी टी का 20% हो गया। तो ये तो सेम ही क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, लेकिन यहाँ पर रेशियो पूछा है। ओके ठीक है, देखिए भाई यहाँ पर ना रेशियो पूछा गया है, वहां पे वैल्यू पूछी गई थी। तो चलिए करते हैं, तो 100, 60 और ये हो गया 12, टी ई का 20% था और सी टी का 15% था, तो 15% कितना हो जाएगा इसका 1.8, ठीक है। जब उसका वेतन 40% बढ़ा दिया गया तो ये 140 कर दिया गया, तो उसने ई का प्रतिशत स्तर बनाए रखा, मतलब ये 84 रहा, ठीक है। लेकिन टी ई का 30% हो गया, टी जो है वो ई का 30% हो गया, मतलब 84 का 30%, मतलब 3/10, कितना था, 4 3 12, ये 24 और 1 25, 25.2 हो गया भैया ये, ठीक है। चलिए, और सी टी का 20% हो गया, जो सी है वो टी का 20% हो गया, तो 25.2/5 कितना आएगा, 5 पंजे 25.04। चलिए, वही वैल्यूज हैं जो लास्ट क्वेश्चन में थी। उसके पहले वेतन की बचत और उसके वर्तमान वेतन की बचत का अनुपात, तो देखो यहीं से निपटा देते हैं भैया सीधा सीधा। क्या कह रहा था, रेशियो पूछा है, तो देखो 26.20 और 25.76, 26.20 और 25.76 यही है, दोनों का रेशियो पूछा है, 26.20 रेशियो 25.76। तो सबसे पहले तो पॉइंट हट गया दोस्तों, तो 2620 और ये 4 से इसको काटो आप, तो 4 छक्के 24 बचा 2, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, 4 से इसको काटोगे 4 छक्के 24 बचेगा 1, 4 चौके 16, 4 चौके 16, तो 655 रेशियो 644, ये आपका आंसर है, ठीक है। पहले की बचत और वर्तमान बचत, तो पहले की बचत और वर्तमान बचत का जो अनुपात है 655:644 हो जाएगा। पीछे वाले क्वेश्चन का डाटा सेम है। चलिए, भवानी ने अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर खर्च किया। शेष का 40% उसने खेल पर और 30% परिवहन पर खर्च किया। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 10,257 की राशि शेष बची। भवानी की मासिक आय बताइए। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर खर्च किया है। तो भाई मान लीजिए इनकम उसकी 100 थी, अब इसने इस पर खर्च किया क्या, 15% शिक्षा पर और 20% भोजन पर, मतलब 35% यहां खर्च कर दिया। अभी बचा कितना है, 65 अभी बचा हुआ है। ठीक है, चलिए, शेष का 40% उसने खेल पर और 30% परिवहन पर खर्च कर दिया, मतलब इसका 70% उसने और खर्चा कर दिया। इसका 70% इसने खर्चा किया है, मतलब 65 का 70%। कितना बचेगा भाई, 5 से ये 13 बार, 5 से ये 2 बार, 13 सत्ते 91, तो 45.5 आ जाएगा। 45.5 रुपए उसने यहाँ और खर्च कर दिए और उसने बचा लिया यहाँ पर 30%। ठीक है, तो उसके बाद उस पर 10,257 की राशि बची हुई है। इसका मतलब है 45.5 से यहाँ इसने कितना बचा लिया होगा, 19.5। इतना इसने अभी सेव कर लिया है, जो कि किसके बराबर है, 10,257 के बराबर है। पूछा क्या है, भवानी की मासिक आय, 100 की वैल्यू उसने पूछ डाली है, तो आराम से निकाल सकते हो 10,257 बटा 19.5 गुणा 100। अच्छा, 1000 कर लो, पॉइंट भी हटा लो, तो देखना कितने से कटेगा भाई ये, 9 5 14 और 1 15, 3 से तो कट रहा है, 7 5 12, 3 से कट रहा है, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 1 3, 3 9 27, और 3 से काटोगे 3 छक्के 18, 3 पंजे 15। क्या 13 से कट रहा है ये, 13 दूने 26, बचेगा कितना 8, 13 छक्के 78 बचेगा, 3 बिल्कुल कट रहा है, 13 से काट दो भाई, 13 दूने 26 और 13 छक्के 78 और 13 तिये 39 और 13 पंजे 65, गुणा में बच्चों 1000। 5 से इसको काटोगे 200 बार कटेगा, तो बराबर ये हो जाएगा 00, 3 दूने 6, 6 दूने 12 और 2 दूने 4 1 5, 52,608 रुपए। 52,600, अरे सॉरी 8 नहीं, सिर्फ 600 है ना,
ये 0 था, 52,600 रुपये। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की। ऐसे तो ढेरों क्वेश्चन कर दिए हैं भाई हमने, अब इनको ज्यादा इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा कर देते हैं। देखिए इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। 65% खर्च कर रहा है 100 में से, तो 35 सेव कर रहा होगा। चलिए आगे कह रहा है आय में 20% की वृद्धि हो गई, तो ये 20% बढ़ा, प्लस 20 हो गया, ठीक है। और खर्च में 10% की वृद्धि हो गई, खर्च में भी 10% बढ़ गया, मतलब 6.5 बढ़ गया, खर्च में भी 6.5 बढ़ गया। तो यहां पर नेट कितना इंक्रीमेंट होगा भैया, देखो 20 से 6 गया तो 14, तो 15.5, कितना 15.5 बढ़ा होगा सेविंग उसका 35 पे, तो 100 पे कितना होगा, यही पूछा है। देखिए एक 0 और बढ़ा लो, पॉइंट खत्म कर लो, यहाँ से 0 से 0 हटाओ और इसको काटोगे तो 35 दूने 70, 35 दिए 105, क्या कटेगा, 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 5 से काटो भाई, 5 तिये 15, 5 1 5 और 5 सत्ते 35, 310/7, तो ये हो जाएगा 7 चौके 28, 7 चौके 28, 4 तो नहीं आ रहा भाई, 65% खर्च करता है, 7 पंजे 35, एक मिनट, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, तो यहां पर इनकम बढ़ी है 20 और खर्च में भी 10% की वृद्धि होती है, खर्च भी यहां पर उसका बढ़ गया 10%, तो 6.5 बढ़ गया, तो 20 से 6 घटाओगे 14, अरे भाई ये 13.5 आएगा, ठीक है। चलिए देखिए 13.5 बढ़ा 35 पे, 20 से 6 गया, हाँ 13.5 ही होगा ना, गुणा 100 पे कितना होगा भाई। चलिए अब कर लीजिए, ये 0 तो पॉइंट हटा, यहां से इसको हटाओ और 5 से ये 7 बार, 5 से ये 2 बार, ये हो गया 270/7, तो 7 तिये 21, बचा 6, 7 90 63, लगभग 39 से कम आएगा, मतलब 38.5, 39 से कम आएगा मतलब 38.5, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। स्वास्थ्य अपनी आय का 20% बचाता है, जबकि शेष राशि भोजन, किराया, शिक्षा और खरीदारी पर खर्च करता है। देखो एक बंदा है जो अपनी इनकम का 20% बचा रहा है, मतलब वो 80% खर्च कर रहा है, भाई बड़ा खर्चीला बंदा है। अगर 100% उसकी इनकम है तो सेविंग है 20%, और भैया खर्च कर दे रहा है 80%, ठीक है। अब खर्च किस किस चीजों पर किया गया है, उसने खाने पर खर्च किया है, उसने भैया शिक्षा पर खर्च किया है, उसने भैया खरीदारी पर खर्च किया है, और भोजन पर भी खर्च किया है। तो देखो भोजन पे खर्च कर रहा है, फूड पे, ठीक है। इसके बाद किराए पर कर रहा है, रेंट पे भी वो कुछ खर्च कर रहा है भाई, एजुकेशन पे भी कर रहा है भाई, और शॉपिंग पे कर रहा है, ठीक है। इन जगह पे वो खर्च कर रहा है। यहां कितना कर रहा है वो 15%, तो यहां खर्च कर रहा है किसका, इनकम का, ध्यान रखना इनकम का 15% खर्च किया गया है फूड पर। उसके बाद 12,800 रुपए किराया दे रहा है, 12,800 रुपए का किराया दे रहा है वो, और एजुकेशन पर 32,000 खर्च कर रहा है। भाई फिर तो ठीक है भाई, इतना ज्यादा खर्चा उसने एजुकेशन पे किया है, मतलब फिर तो जायज बात है, ठीक है। चलिए 7200 रुपए की उसने कर ली भैया शॉपिंग। अभी उसने कहा कि शॉपिंग पर खर्च की गई रकम कुल खर्च का 11.25% है, तो शॉपिंग पर उसने कितना खर्चा किया है 7200, तो 7200 जो है प्यारे दोस्तों वो 11.25 की वैल्यू है। तो क्या हम कुल खर्च निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कुल खर्च कितना रहा होगा भाई, यहां पर एक 0 यहां बढ़ा लो आप, तो ये पॉइंट हट जाएगा आपका, ठीक है। इसको काटोगे, कितने से कट रहा है 25 से, 25 से 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, ठीक है। और ये कटेगा इससे 40 बार, 25 चौके 100 40 बार, 5 से कटा 9 बार और 5 से कटा भैया 8 बार, 9 से कटा ये 800 बार, तो 800 गुणा 8 कितना आ जाएगा भाई 6400। कितना आ गया दोस्तों 6400 रुपए। इसका मतलब 6400 रुपए आया या 64,000 आएगा, है भाई। ये 40 आया, 40 से कटाइए, अच्छा 2 0 बढ़ानी पड़ेंगी बच्चों, यहां 2 पॉइंट है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8000 गुणा या फिर 800 गुणा 80, कितना हो जाएगा 64,000 रुपए। तो टोटल खर्चा कितना कर रहा है वो 64,000 रुपए कुल खर्च कर रहा है। तो एक बात बताओ, अगर 64,000 खर्च हुए हैं और इनको जोड़ें अगर हम, तो टोटल यहां पर इन तीनों पर मिला के कितना खर्च हुआ भाई 32,000 और 7 39,200, 39,200 और 840, 40 और 12 52,000 रुपए यहां पर खर्च किया है।
और टोटल खर्च है 64,000। तो इसका मतलब फूड पर कितना खर्च किया होगा उसने भैया, फूड पर कर दिया होगा 52 और 64 में 12 का अंतर है, 12,000 रुपए यहां पर उसने खाने ही खाने पर 12,000 रुपए उसने खर्च कर दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयुष बीमा पॉलिसी पर धनराशि का 25%, भोजन पर 26%, बच्चों की शिक्षा पर 23% और मनोरंजन पर 19% खर्च करता है। वह शेष राशि 26,600 बैंक में जमा करता है। वह कुल कितनी राशि है जो वह भोजन और मनोरंजन पर एक साथ खर्च करता है? देखिए कोई दिक्कत नहीं, यहां पर आप पहले टोटल खर्च ही देख लो भैया कितना है, 25% और 26% 51%, 51 और 19% कितना हो गया 70%, 70 और 23% कितना हो गया भैया 93%। तो 93% तो वो खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितना कर रहा होगा 7%। तो 7% की वैल्यू कितनी है 26,600 है भाई, 26,600 7% की वैल्यू है। तो इसको ऐसे लिखो 7% की वैल्यू है। पूछा क्या है उसने भोजन और मनोरंजन पर, देखो भोजन कहां है, भोजन पर किया है 26% और मनोरंजन पर किया है 19%। तो 9 और 6 15, 35 और 10 45% की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, 7 से इसको काटोगे 7 तिये 21 और 7 अट्ठे 56, 3800 गुणा 45, 3800 गुणा 45, डबल जीरो तो पीछे आएगा ही आएगा भाई, और 8 पंजे 40, 3 जीरो भी आएंगे, अरे बाप रे। चलो तो देखते हैं, 9 से कटेगा नंबर भाई, ऐसे देख लो 5 और 1 6, 9 6 15 नहीं कट रहा, 6 और 2 8 और 1 9 कट रहा है, 7 और 2 ये भी कट रहा है, 8 ये नहीं कट रहा। तो ये दो में से आंसर हो जाएगा अपना कोई सा भी, 1,62,000 या 1,71,000। ठीक है, तो अब क्या करें, तो अब तो सॉल्व भी करना पड़ेगा भैया। 0 0 8 पंजे 40 और 5 ये 15, 15 और 4 19। ठीक है, यहां से करोगे 0 0 0 0 और 8 चौके 32, 9 और 2 11, पीछे 1 आ जाएगा, इसका मतलब 1,71,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे हम डिजिटल सम लगा रहे थे, लेकिन ये दो ऑप्शन में डिजिटल सम बन रहा है हमारा, यहाँ पे भी 9 हो रहा है, यहाँ पे भी 9 हो रहा है, क्योंकि यहाँ ये 9 से कट रहा है ना नंबर। ठीक है, तो अच्छा एक चीज लगा सकते हैं इसमें कि देखो ये नंबर 19 से कटता है, एक चीज ऐसे देख सकते हो, ये नंबर 19 से कटता है 38, तो 19 से ये नहीं कटता, सिर्फ 171 कटता है, 19 नंबे 171 होते हैं। ठीक है, चलिए, एक कर्मचारी की मासिक आय 26,500 थी और उसका मासिक व्यय 22,000 था। अगले वर्ष उसकी आय 20% बढ़ गई और व्यय 15% बढ़ गया। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, देखिए मासिक आय थी 26,500 और मासिक व्यय था 22,000। क्या इसका रेशियो ले लें भाई, देखो 26,500 और 22,000, इसका रेशियो ले लेते हैं। 2 0 से 2 0 कट गया आपका, 5 से 5 पंजे 25 और 5 दिए 15, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, 53 रेशियो 44। देखो इनकम थी और एक्सपेंडिचर था और सेविंग थी। इनकम है 53 की, एक्सपेंडिचर है 44 का, तो सेविंग कितने की हो जाएगी भाई, सेविंग हो जाएगी 44 और कितना बचा 6 और 3 9, 9 की यहां पर सेविंग होगी। ठीक है, अगले वर्ष उसकी आय 20% बढ़ गई, तो भाई यहां पर ये 20% बढ़ा है, तो मतलब 53 का 20% कितना होगा, 1/5 करोगे यहां पे, तो ये हो जाएगा कितना 10.6 हो जाएगा, 5 1 5 और 10.6 हो जाएगा, बिल्कुल 10.6। तो ये बढ़ गया भैया, इसका इनकम बढ़ गया। ठीक है, अच्छा आगे क्या हुआ, और उसका व्यय 15% बढ़ गया, खर्चा भी 15% बढ़ा है, 44 गुणा 15/100 मतलब 3/20, 3/20 बढ़ा है। 2 से काटोगे तो 22 बार, 2 से कटेगा ये 10 बार और 22 दिए 66, 6.6 बढ़ गया ये। एक्सपेंडिचर बढ़ गया प्लस का 6.6। ठीक है दोस्तों, तो मुझे बताओ सेविंग पर नेट इफेक्ट क्या आएगा, 10 से 6 गया तो कितना बचेगा 4, यहां पर जो सेविंग रहेगी वो 4 बढ़ जाएगी, सेविंग 4 बढ़ जाएगी, कितने पे बढ़ेगी 9 पे, यही पूछ रहा है। तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि बताओ, 4/9। अच्छा 1/9 कितना होता है, 1/9 कितना होता है भाई 11 सही 1/9 होता है कि नहीं होता, और इसमें 4 का गुणा कर दोगे तो 44 सही 4/9 हो जाएगा ना, 44 सही 4/9 आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% किसी अनाथालय को दान करने का फैसला किया। भाई उसने कहा कि मेरी जितनी इनकम है मैं उसका 12% एक अनाथालय में दान कर दूंगी। दान के दिन उसने अपना फैसला बदल दिया और 4800 रुपए की राशि दान की।
जो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि के 80% के बराबर थी। मतलब पहले वो कह रही थी कि भाई मैं 12% डोनेट करूंगी, लेकिन बाद में उसने किया कितना 4800 रुपए किया, जो पहली दान की गई राशि का 80% है। समझिए ध्यान से भाई, इसका मतलब है कि उसने फैसला बदला और पैसे दिए 4800। कितने रुपए दे दिए? 4800 रुपए दान कर दिए। और पहले कितना था, मान के चलिए उसकी इनकम थी 100 रुपए, और उसने 12 रुपए करने को कहा कि भैया मैं इसको कर दूंगी दान, 12 रुपए कर दूंगी मैं दान। और 4800 रुपए करने के बाद जो 4800 था उसको पहले की गई राशि, तय की गई राशि का 80% था। इसका मतलब हम पहले की राशि निकाल सकते हैं। अगर ये पहले दान की राशि का 80%, तो पहले दान की गई टोटल राशि कितनी थी? तो 0 से 0, 8 छिक्के 48, 60। तो पहले वो कह रही थी कि मैं 6000 रुपए दान करूंगी, लेकिन उसने किया कितना? 4800। ठीक है, चलिए पहले 6000 की कह रही थी वो, तो उसकी मासिक आय का 27% क्या है? तो भैया मासिक आय का 27%, अगर 6000 जो है वो 12% की वैल्यू है कि नहीं भाई? 6000 जो है वो 12 की ही तो वैल्यू है। क्यों है? क्योंकि पहले वो 12% का बोल रही थी कि मैं 12% दान करूंगी। तो भैया 100 की वैल्यू आपको यहां निकालनी है। तो 12 पंजे 60, 500 कितनी हो गई? अच्छा, उसने 27% पूछा है, तो 500 और 00 का 27% निकालना है। ये 27 पंजे कितना होता है भाई? 13 दूने 26, 135। तो ये हो जाएगा 135 के पीछे 2 0। ठीक है भैया, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट चले अगले क्वेश्चन पे। ए की आय बी की आय से 40% कम है। यदि ए की आय में 25% की वृद्धि और बी की आय में 40% की वृद्धि होती है, तो ए और बी की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है ए की इनकम है और इधर बी की इनकम है, और ए की 40% कम है। तो 40% का मतलब 2/5। अगर इसकी 5 है तो इसकी 3 है। वो ये कह रहा है ए की आय 25% की वृद्धि होती है। भाई इसको 300 मान लो, इसको 500 मान लो। ठीक है, हाँ जी। तो यहां पर 25% बढ़ा, 25% बढ़ा मतलब 75 बढ़ गया, 375 हो गई। ठीक है, और यहां पे 500 पे कितना बढ़ा? बी की आय में 40% की वृद्धि हुई, मतलब ये 200 बढ़ गया, 200 बढ़ गया तो ये 700 हो गया। तो बताइए संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? टोटल इनकम में कितने % की वृद्धि होती है? देखो आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि भाई यहां पर बढ़ा है 75 और यहां पे बढ़ा है 200, मतलब टोटल बढ़ गया 275। कितने पे बढ़ा है? 800 पे। तो 100 पे कितना बढ़ा? ये खत्म, 8 3 24, 3 से स्टार्ट सारे हो रहे हैं, 3 बचेगा। तो 800 के 32, 34 है ऑप्शन में भाई, बिल्कुल है 34.38। खत्म। ठीक है, 34.38 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं आगे। रमेश अपने मासिक वेतन में से 26 सही 2/3% बचाता है। खर्च 20% बढ़ जाने पर वह प्रति माह 4080 की बचत कर पाता है। उसका मासिक वेतन होगा। रमेश सेव्स कितने % ऑफ हिज मंथली सैलरी? देखिए 26 सही 2/3 की बात कर रहे हैं भैया। कितना होगा? 26 3 78 और 2 80/300। 26 3 78 होते हैं, 78 और 2 80/300। तो इसका परसेंटेज बनाओगे तो बनेगा 2 से काटोगे 4 बार, 2 से कटेगा 15 बार, 4/15। इसका मतलब है उसका अगर वेतन 15 है, इनकम अगर उसकी 15 है, इनकम अगर 15 है, तो वो वहां पर सेव कितना कर रहा है? 4। सेविंग है 4। तो खर्चा कितना होगा भैया? 11 का। ठीक है, चलिए खर्च 20% बढ़ जाने पर, खर्च जो है वो 20% बढ़ गया, तो 11 का 20% आप निकालोगे दोस्तों, कितना होगा भाई? 2.2। कितना होगा? 2.2। तो यहां पर ये बढ़ा इसमें 2.2। वह प्रति माह 4080 की बचत कर पाता है। अगर उसका खर्च बढ़ जाता है 2.2, तो पर मंथ वो कितने की सेविंग कर रहा है? 4080 की। इसका मतलब है कि भाई इनकम तो अभी भी उसकी इतनी ही है, 15 ही है। एक्सपेंडिचर उसका हो गया कितना? हाँ, एक्सपेंडिचर उसका कितना हो गया? 11 और 2 13.2। 13.2। तो अब वो सेव कितना कर पा रहा होगा? देखो 15 से 13.2 घटाओगे तो ये बचेगा 2, 1.8। कितना सेव कर पा रहा है अभी वो? 1.8 सेव कर पा रहा है। तो 1.8 की जगह उसने दिया है 4080। तो 4080 1.8 की वैल्यू है। तो आपसे पूछा है उसका मासिक वेतन कितना है, मतलब 15 की वैल्यू पूछी गई है। 1 0 बढ़ा के इसको पॉइंट को हटा लो भाई। ठीक है,
इसको काटते हैं तो 5 और 1 6, 3 से काटते हैं 6 बार, 3 से कटेगा ये 50 बार, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा ये 25 बार। अब 3 से इसको काटोगे तो 3 1 3, 3 3 9, 3 6 18, 1360 गुणा 25। तो भैया 1360 गुणा 25 अगर करने जाओगे, 6 3 9 और 1 10 और 5 और 2 7, 10 7 70, 7 किस में आ रहा है, 4 और 3 7 इसमें आ रहा है, तो 34,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 34,000 ही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। बार देखिए जरा, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर है ना? चलिए, किसी परिवार का खाद्य पर व्यय आय का 35% है। यदि आय में 30% की वृद्धि होती है तो खाद्य व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खाद्य व्यय का प्रतिशत प्रारंभिक प्रतिशत से कितना कम करना होगा। देखिए भाई, खाद्य पर व्यय आय का 35% है, तो भैया मान के चलिए इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है, ये 100 है और एक्सपेंडिचर इसका 35 है, तो सेविंग कितनी होगी दोस्तों, 65 होगी। ठीक है, ठीक है भाई। यदि आय में 30% की वृद्धि कर दें, यहां 130 कर दें इसको हम, ठीक है, तो खाद्य व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए, अच्छा एक्सपेंडिचर को फिर से 35 ही रखना है, फिर से 35 ही रखना है के लिए खाद्य व्यय का प्रतिशत प्रारंभिक प्रतिशत से कितना कम करना होगा। अच्छा, खाद्य व्यय का प्रतिशत, एक बात बताइए, अभी ये कितना परसेंट है, 35, 130 का कितना परसेंट है फिलहाल में, तो आप कहोगे सर ये है 13 से इसको काटोगे तो ये पूरा तो नहीं घटेगा भाई, 13 दूने 26, बचेगा कितना 9, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, कितना आ जाएगा ये 27 आ जाएगा, है ना जी हाँ, 8 7 15, ठीक है, लगभग 27% आ जाएगा दोस्तों। मतलब कि अभी जो ये परसेंटेज है जो खर्चा हो रहा है वो फिलहाल में कितना है, 27% हो रहा है। तो वो कह रहा है बताइए कि प्रारंभिक प्रतिशत से कितना कम करना पड़ेगा। तो देखना कितना कम करना पड़ रहा है भाई, 8 कम करना पड़ रहा है 35 पे, तो 100 पे कितना कम करना पड़ेगा भाई। तो यहां पर अब फिर से करिए, 5 सत्ते 35, 5 से 20 बार ये कट गया, 8 दूने 16, 160 हो गया, बटा 7 करोगे तो ये होगा 7 दूने 14, लगभग 20 सत्ते 140 और अच्छा 7 दूने 14 बचा 2 7 21, लगभग 23% आ जाएगा भाई, लगभग कितना हो जाएगा 23% आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को भाई, मजा आ रहा है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। मनीषा की मासिक आय 1,20,000 थी और उसका मासिक खर्च 55,000 था। अगले वर्ष उसकी आय में 22% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 10% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि 2 दशमलव स्थान तक बताइए। ठीक है, 1,20,000 और 55,000, रेशियो निकाल देते हैं पहले। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 5 से कटेगा ये, 5 दूने 10, 24 बार, 5 से कटेगा ये 11 बार। ठीक है भाई, तो 24:11, देखो इनकम है 24 और खर्च एक्सपेंडिचर है उसका कितना 11, तो सेविंग कितनी होगी भैया 13। अगले वर्ष उसकी आय में 22% की वृद्धि होती है। अच्छा, इसको 240 कर लो, इसको 110, इसको 130। ठीक है, अब 240 में 22% की वृद्धि हुई तो कितनी वृद्धि हो गई भैया, देखना जरा, 22 चौके 88 और 22 दूने 44 और 8 52, 52.8, कितने की वृद्धि हो गई बच्चों, 52.8। यहां पर ये बढ़ गया क्या, इनकम बढ़ी 52.8। ठीक है, चलिए, और उसके व्यय में 10% की वृद्धि हुई तो एक्सपेंडिचर में भी 10% बढ़ गया, मतलब 110 का 10% तो 11 हो गया, तो ये 11 बढ़ गया। तो बताना यहां पर सेविंग कितनी बढ़ी होगी भाई, 52 से 11 घटाओगे कितना बचेगा 41, ये होगी 41.8 बढ़ी होगी उसकी बचत, कितने पे 130 पे, तो 100 पे कितनी, 0 से 0 निपटाओ, इससे ये पॉइंट हटाओ, 418 बटा 13, तो 13 का डिवाइड करेंगे तो 13 थी 39, बचेगा 2, 13 दूने 26, 32.32, सी ऑप्शन। ठीक है, 32 के बाद पॉइंट है, मतलब कि सी ऑप्शन है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कुमार का वेतन 30,000 प्रति माह है, वह इसका 25% भोजन और किराए पर और शेष का 20% शिक्षा पर खर्च करता है, लेकिन वह अपने कुल वेतन का 5% आयकर का भुगतान करने पर देता है और इन तीनों कटौतियों के बाद 8,000 रुपए बचाता है। ठीक है, मतलब वह अपने कुल वेतन का 5% आयकर का भी भुगतान कर रहा है, 8,000 बचा भी रहा है
उसकी बचत के बाद उसके पास कितनी राशि उपलब्ध है। देखिए भाई ध्यान से, देखो 30,000 रुपये था उसके पास, इसमें से उसने 25% खर्च किया, मतलब 25% का मतलब हो गया कितना, 30,000 का 25% अगर निकालें तो कितना होगा दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 25 ये 7500 रुपये उसने खर्च किया। कितना किया, 7500 रुपये यहां पर खर्च कर दिया। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद उसने रिमेनिंग का 20% शिक्षा पर खर्च किया है। अच्छा, 7500 यहां खर्च हो गया तो यहां बचे होंगे कितने, 22,500 बचे होंगे, और इसका 20% फिर उसने खर्चा कर दिया एजुकेशन पे। 20% इसका खर्चा किया है एजुकेशन पे, मतलब कितना खर्च किया होगा भाई, 4500 रुपये, 4500 रुपये खर्चा कर दिया। 20% 4500 ही होगा ना, 22,500 का 20%, देखो 225 दूने 450, बिल्कुल 4500 होगा। ठीक है, चलो तो 4500 रुपये यहां खर्च किए हैं उसने, बचा कितना है, देखो 0 और 0, 5 से फिर 0 और 22 से 18,000 रुपये उसके पास अभी बचे हुए हैं। लेकिन वह अपने कुल वेतन का 5% आयकर का भुगतान करने के लिए देता है। कुल वेतन का 5% उसने और खर्च किया है टैक्स में। टैक्स में इसका 5% खर्च करोगे तो 30,000 का 5% हो गया कितना, 1500 रुपये। 1500 रुपये और उसने खर्चा किया है दोस्तों, 1500 रुपये उसने इसमें से और खर्च किए, तो बचा कितना उसके पास, तो भैया अच्छा उसने 8,000 और खर्च किए हैं, तो 8,000 उसने बचाए भी हैं और 1500 यहां खर्चा भी किया है, तो टोटली जोड़ लो ना, कितना हो गया 9500 रुपये। अब 9500 रुपये 18,000 में से खर्च किए हैं तो 8500 रुपये उसके पास अभी बचे हुए हैं, सिंपल। ठीक है, 8500 रुपये उसके पास क्या है, अभी बचा हुआ है। यही आपका उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% भोजन और शेष वेतन का 1/4 दान पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 9600 की बचत करता है, जो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष बची राशि के आधे के बराबर है, तो उसका मासिक वेतन की गणना करें। भाई देखिए, क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। मासिक वेतन का 20% वो खर्च कर रहा है, अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर, तो भैया मान लीजिए इनकम है उसकी 100। भाई हमारे पास एक ही अस्त्र है कि हम 100 मान लें, ठीक है। 20% उसने भोजन पे खर्च किया, तो फूड पर कितना खर्च कर दिया, 20। अच्छा, और शेष का 1/4 दान कर दिया। डोनेशन कितना कर दिया भाई, डोनेशन किया होगा, शेष कितना बचा, 80 का 1/4 मतलब 20 उसने डोनेशन दे दिया, 40 खर्च हो गया उसके पास। ठीक है, यदि वह प्रतिमाह 9600 की बचत करता है, जो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष बची राशि कितनी है, 60। शेष बची राशि के आधे के बराबर है, तो आधा कितना है इसका, 30, और कितने के बराबर है, 9600 के। क्या कह रहा है, देखो यदि वह प्रतिमाह 9600 की बचत करता है तो उसकी सेविंग है 9600 रुपए, जो कि किसके बराबर है, 30 के बराबर है। तो भैया यहां से अगर हम निकालें 1 की वैल्यू, तो ये 0 से 0 कट गया और 32 ये 96 होते हैं, 320 हो गई। ठीक है, पूछा क्या है, तो उसके मासिक वेतन की गणना करें। उसका मासिक वेतन कितना है, मासिक वेतन था 100, और 100 गुणा 3200 मतलब 32,000। ठीक है भाई, क्लियर है। चलें अगले क्वेश्चन पे। देखिए, P की आय Q की आय का 150% है और P का व्यय Q के व्यय का 60% है। यदि Q अपनी आय के 20% की बचत करता है, तो P अपनी आय से कितने प्रतिशत की बचत करता है। देखो भाई, P और Q दो बंदे, इनकम और इनका एक्सपेंस। तो P की आय Q की आय का 150% है, मतलब ये अगर 100 है तो ये 150 है। ठीक है भैया, इनकम इनकी, और P का व्यय Q के व्यय का 60% है, मतलब P का जो व्यय है वो Q के व्यय का 60% है। अच्छा, इस प्रतिशत को छोड़ो अभी, तो वो कह रहा है Q अपनी आय के 20% की बचत करता है। देखो, Q अपने इनकम की 20% बचाता है, तो भाई अगर मैं यहां सेविंग की बात करूं, समझना ध्यान से, सेविंग की बात करूं तो इनकम का 20% बचाया जा रहा है, मतलब 20 ही बचाया जा रहा है, तो खर्च किया कितना जा रहा होगा, 80। समझ में आया कि नहीं आया, टेक्निकल सोचिए थोड़ा सा। भाई अगर Q 20% बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा होगा, 80 खर्च कर रहा होगा। अब देखो यहां से हम जाएंगे कहां पे, यहां से हम निकालेंगे कि P का व्यय Q के व्यय का 60% है, तो Q कितना खर्च कर रहा है, 80, और इसका 60% आप निकालोगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 48 रुपए आ जाएगा। इसका मतलब यहां पे आएगा 48।
अब बात समझ में आई? ऐसा हमने क्यों किया, पहले सेविंग क्यों लिखी, जिससे कि हमें इनका एग्जैक्ट रेशियो पता लग जाए। ठीक है, तो देखिए अब वो पूछ रहा है तो P अपनी आय से कितने प्रतिशत की बचत करता है, तो P अपनी इनकम से कितने प्रतिशत बचा रहा है, इसकी वैल्यू वो पूछ रहा है भाई। तो कितना बचा रहा है देखना, 48 से और 150, तो ये हो गया भैया 52 और 50, 102 रुपए की वो बचत कर रहा है। सही है, 102 बचा रहा है किस पे, 150 पे। तो 100 पे कितना बचाएगा, 0 से 0, 5 से 3 बार और 5 से ये 2 बार, 3 से काटोगे 3 3 9, 3 चौके 12 और 34 दूने 68, 68% यहां पर वो अपनी बचत कर रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, अभी देखो यहां पर लिख देते अगर आप कि पी क्यू के व्यय का 60% है, तो भैया यहां पर आप फिर क्या करते, यहां 100 लिखते, यहां 60 लिखते, उसके बाद फिर दिक्कत आती। तो इससे अच्छा है पहले क्या निकालो आप, सेविंग निकालो सीधी सीधी। सेविंग का अगर सेविंग 20% है तो वहां पर एक्सपेंडिचर 80 बचेगा, सिंपल। ठीक है, चलिए अगला देखिए, भूषण की मासिक आय 45,000 है और उसका मासिक खर्च 33,000 है। जो मासिक आय है 45,000 है और मासिक खर्च है 33,000, यदि उसकी मासिक आय 22% की वृद्धि होती है जबकि उसके मासिक खर्च में 11% की वृद्धि होती है, तो उसकी नई मासिक बचत कितनी है। सिंपल, काफी क्वेश्चन कर चुके हैं। 45,000 और 33,000, देखिए भाई 45,000 और 33,000 पहले रेशियो बना लें। देखो ये कट गए भैया 3 0 से 3 0, 3 से कटा 15 बार, 3 से कटा 11 बार, ये आ गया 15:11। तो इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग 150, 110 और सेविंग हो गई भैया कितने की, 40 की। ठीक है, चलो अभी देखो क्या कह रहा है, 22% तो आय बढ़ गई भैया और 11% खर्च बढ़ गया। ये 22% बढ़ा है तो 150 का 22% कितना हो गया, 2 से 11, 2 से 5, 5 से 3, तो 33 बढ़ गया भाई ये। ठीक है, ये बढ़ा 33 और खर्च बढ़ा 11%, 11% बढ़ेगा, इसका मतलब 110 का 11% निकालोगे, 11 11 121, 12.1 बढ़ेगा, कितना, 12.1, ये बढ़ जाएगा 12.1। तो बताना सेविंग कितनी बढ़ेगी, 33 से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा, 21, तो 20.9 कितनी बढ़ेगी सेविंग, 20.9 किस पे, 40 पे। अच्छा पूछा क्या है, तो उसकी नई मासिक बचत कितनी है, नई मासिक बचत कितनी है, तो उसने उसकी न्यू सेविंग पूछी है। तो समझिए ध्यान से, पहली सेविंग उसकी अगर 40 थी तो अभी वो 20.9 एक्स्ट्रा बचा रहा है, तो अभी की उसकी सेविंग हो जाएगी 60.9, 60.9 उसकी सेविंग हो जाएगी भाई। ठीक है, तो यहां पर 150, भूषण की मासिक आय 45,000 है और उसका मासिक खर्च इतना है। यदि मासिक आय में 22% की वृद्धि होती है जबकि उसके मासिक खर्च में 11% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहां से जो सेविंग है वो उसकी अब 60.9 यूनिट होगी, लेकिन यहां से उसने एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ली है। तो हमने कितना माना था बच्चों, 150 और 110। ठीक है, तो देखो यहां से ऐसे कर लो, 45,000 जो था वो किसकी वैल्यू थी, 150 की, तो यहां से 60.9 की आपको निकालनी है, ये यूनिट है। ठीक है, चलो तो यहां से पॉइंट 0 लगाओ, पॉइंट बढ़ाओ। ठीक है, देखो भाई 2 0 से 2 0 हट गए, 15 तिये 45 हो गया 30, 1 0, 9 तिये 27, 6 तिये 18, 18,270 रुपए। यहां से आपका ये आंसर। देखो आप एक काम और कर सकते थे, 33,000 को इससे भी रिलेट कर सकते थे। ठीक है, 110 की वैल्यू 33,000 है, ऐसे भी रिलेट किया जा सकता था। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जरा एक बार, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, यदि एक मूवी टिकट के लिए मूल्य में 12.5% की वृद्धि होती है और टिकट की बिक्री 8.5% की वृद्धि होती है तो कुल आय में परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, अभी अभी एक कंसेप्ट हमने आपको बताया था कि अगर हम बात करें प्राइस की और हम बात करें सेल की, तो ये बराबर आता है रेवेन्यू के, ये रेवेन्यू के बराबर होता है भाई। चलिए, तो यहां पर देखो प्राइस में 12.5% की वृद्धि हुई है और 12.5% का अगर आप फ्रैक्शन बनाते हो तो कितना आता है, सभी को पता है 1/8 होता है। ठीक है, 1/8 होता है। और अगर हम बात करें 8.5% की, तो 8 दूने 16 और एक 17/200, ये कितना होता है भाई, 17/200। 1/8 और 17/200, इसका मतलब है कि जब प्राइस
जो है 1/8 से बढ़ेगा, मतलब 8 से हो जाएगा 9। ठीक है, और बिक्री में 8.5% की वृद्धि हो रही है, मतलब जो सेल है भाई, अगर पहले 200 की सेल थी तो अब वो 217 की सेल हो गई है। तो बताना रेवेन्यू कितना होगा भाई, यहां पे रेवेन्यू आएगा 1600 और यहां पे रेवेन्यू कितना होगा 9 दूनी 1800 प्लस 17 नब्बे 153, तो भैया 1953 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1953। ठीक है, तो देखिए यहां पर पूछ रहा है कुल आय में प्रतिशत परिवर्तन बताइए, तो टोटल उसकी जो रेवेन्यू था कितना अंतर आएगा, तो कितना आएगा 353 का अंतर आएगा 1600 पे, तो भाई 100 पे कितना होगा, ये कट गया, इससे काटेंगे इसको, 16 दूने 32 बचेगा 3, 16 दूने 32, 22.2 में है तो 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 आएगा, तो 22.0 किस में आ रहा है 22.0, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपनी आय का 30% किराए पर खर्च करता है, शेष राशि का 15% वह भोजन पर खर्च करता है। अब शेष रह गई राशि का 35% वह अन्य सभी खर्चों के लिए इस्तेमाल करता है। यदि उसके पास इतना राशि शेष है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। देखिए समझिए भाई, एक व्यक्ति है, देखो इस क्वेश्चन को अगर हम बिना किसी भी कैलकुलेशन एरर के करना चाहें तो आप क्या कर सकते हो, पहले सभी का फ्रैक्शन बनाइए। इसका फ्रैक्शन है 3/10, इसका फ्रैक्शन होता है 3/20, अच्छा 35% का फ्रैक्शन होता है 7/20। ठीक है भाई, तो अब क्या करो भाई, जो आप टोटल इनकम मानो, टोटल इनकम मान के चलिए कितनी है, इनका गुणा 20 400, 400 मतलब 4000, कितनी मान लीजिए भाई, मान लो उनकी टोटल इनकम है, किसी आदमी की टोटल इनकम है 4000 रुपए। ठीक है भाई, अब वो कह रहा है मासिक आय का 30% तो उसने किराए पे खर्च कर दिया भाई, इसका 30% उसने किराए पर खर्च कर दिया, इसका मतलब 1200 रुपए उसने खर्च कर दिया। 4000 का 30% हो गया 1200 रुपए खर्च कर दिया किराए पे। ठीक है, यहां रेंट। अब बचा कितना होगा उसके पास, बचा 2800 रुपए, सही है। ठीक है, अभी शेष राशि का 15% वह भोजन पे खर्च कर रहा है, तो भाई 15% इसका भोजन पे खर्च किया है, मतलब 28 गुणा 15, 15 अट्ठे 120 और 15 दूने 30 और 12 42, 420 रुपए। कितने रुपए, 420 रुपए उसने यहां खर्च कर दिए। बचा कितना भाई, यहां से 2800 से 400 घटाओगे 2400 बचेगा, 2380 रुपए यहां पे बच जाएंगे। ठीक है, 15% वह भोजन पे, ये खर्च हुआ है फूड पे। अब शेष रह गई राशि का 35% वह अन्य सभी खर्चों पर खर्च कर देता है, मतलब इसका भी 35% उसने लिया, मतलब 2380 का 35% का मतलब 7/20, ऐसे कह सकते हो। 0 से 0 गया, 2 1 2 2 1 2 2 9 18 7, तो ये हो गया भैया 19 7 133 होते हैं, और 700 और 133 भैया 833, तो 833 रुपए यहां उसने अदर एक्सपेंसेस पर खर्च किया। ठीक है, सही है। 7 का देखो 700 हो गया, 19 7 133 होता है, तो 133 और 700 हो गया 833। ठीक है, अब बचा कितना, देखो 2380 में से भाई मेरे 833 खर्च और हो गया उसका, कितना बचेगा 7, यहां 4 और ये बचेगा 8 5 13 और 1 1547 यहां पर बच जाएगा। लेकिन वह कह रहा है कि भैया शेष राशि उसके पास बची 1,62,435, ये राशि यहां पर शेष बची हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो उसकी मासिक आय क्या थी, तो भैया 4000 की वैल्यू उसने पूछी है, तो 1,62,435 ये वैल्यू है किसकी, 1547 की, तो 4000 की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, चलिए करिए कैलकुलेशन भाई, कितने से कट रहा है, 1547 से कटेगा कितने बार, 7 पंजे 35 और ये हो गया 10 बार तो 15,000, आई थिंक 105 आएगा ये, है ना, 15,105, सही है 105 आ जाएगा भाई ये। तो गुणा करेंगे तो 000 और 5 चौके 20 और 4 1 4, कितना आ जाएगा भाई, 4,20,000 रुपए, 4,20,000 रुपए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखिए, हर्षा का व्यय उसकी आय का 45% है। देखो इनकम और एक्सपेंडिचर, ये 45% है तो ये 100 होगा। ठीक है, चलिए यदि उसकी आय में अगले माह से 15% की वृद्धि होती है, अच्छा यहाँ सेविंग भी निकालने लगे हाथ, 55 रुपए की सेविंग कर रही है वो। अच्छा इनकम बढ़ी 15%, ठीक है भाई ये लो +15, और
वृद्धि होती है और वृद्धि के पश्चात भी प्रत्येक माह उसके द्वारा की जाने वाली बचत की राशि समान रहती है, तो उसके व्यय में हुई वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो भाई क्या कह रहा है, हर साल का व्यय उसकी व्यय का, ठीक है यहां तक। यदि उसकी आय में अगले माह 15% की वृद्धि होती है और वृद्धि के पश्चात भी प्रत्येक माह उसका द्वारा किया जाने वाले बचत समान है, मतलब ये अभी भी 55 रुपए बचा रही है, तो इसका मतलब उसने खर्चे पे बढ़ाया होगा, पैसा बढ़ाया होगा कि नहीं भाई। यहां पर कितना हो गया होगा वो 115, ऐसे मान के चलिए 115, और बचत अभी भी 55 रुपए की हो रही है, तो इसका मतलब खर्चा उसने बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 5 और ये 60, कितना बढ़ा दिया भैया? 60 रुपए का खर्चा उसने अपना बढ़ा रखा है, सही है, इतना ही बचेगा भाई। 100 से 55 कितना बचेगा? 45 और 15 60, ठीक है चलिए। तो उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि बताइए भाई। 15 बढ़ा है 45 पे, तो 100 पे कितना? तो 33.33%। सभी जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन। समिता की आय का 65% भैरव की आय के 91% के बराबर है। यदि समिता की आय उसकी वर्तमान आय से 1500 अधिक होती और भैरव की आय उसकी वर्तमान आय से 500 रुपए अधिक होती, तो समिता और भैरव की आय का अनुपात 3:2 होता। समिता और भैरव की वास्तविक संयुक्त आय कितनी है? देखिए भाई समझिए क्या कह रहा है। समिता की आय 65% का 65%, भैरव की आय का 91% है। देखो भाई यहां से समिता की आय का 65% भैरव की आय के 91% के बराबर है, वो ये कह रहा है। तो यहां पर अगर हम 13 से काट दें 5 बार और 13 से कट गया 7 बार, तो भाई एस अनुपात बी, समिता अनुपात भैरव कितना आ गया? ये आ जाएगा 7:5 आएगा, या ऐसे लिख दीजिए भैरव अनुपात समिता, 5 लिख दिया क्या? भैरव अनुपात समिता कितना आएगा? भैरव का है 5, 5:7, ठीक है भैया चलिए। अब वो कह रहा है यदि उसकी वर्तमान आय से 1500 अधिक होती, यदि समिता की आय उसकी वर्तमान आय से 1500 रुपए अधिक होती। देखो समझो इसको ना, अगर आप x मान के करना चाहो तो x मान के भी कर सकते हो, विदाउट x करना चाहो तो विदाउट x कर लो। तो भैया इसको विदाउट x करा लें, तो देखिए विदाउट x करते हैं इस प्रश्न को। क्या कह रहा है समझिए, यहां पर अगर हम 1500 बढ़ाते हैं और एक किसमें, समिता की आय में अगर 1500 बढ़ा दें और भैरव की आय में 500 बढ़ा दें, तो भैया इनका अनुपात 3:2 हो जाएगा, समिता और भैरव का। तो समिता और भैरव का, तो इसको भी भैया समिता और भैरव में कन्वर्ट कर लो। समिता और भैरव कितना है? 7:5। और बाद में कितना हो गया? बाद में कितना हो गया मेरे दोस्तों? बाद में हो गया 3:2। 3:2 ये कब हुआ है? जब यहां पे हमने कितना बढ़ा दिया? समिता का बढ़ा दिया 1500 और इसका बढ़ा दिया 500, ठीक है भाई। तो देखिए अब यहां से हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है? दोनों की संयुक्त आय निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करेंगे भाई। यहां तो आप ऐसे कर लो 7x + 1500, 7x + 1500 बराबर 3y, 7x + 1500 बराबर 3y, और 5x + 500 बराबर 2y। तो वहां से आप x और y की वैल्यू निकाल दोगे, कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आप कहते हो सर x और y नहीं बताना, तो चलिए x और y के बिना कर लेते हैं। कैसे? देखो पहले रेशियो था 7:5 का, बाद में हो गया 3:2 का। कब हुआ? जब यहां पर जुड़ा 1500 और यहां पर जुड़ा दोस्तों 500। तो देखो जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो तो भाई इसका क्रॉस इसमें होगा, इसका क्रॉस इसमें होगा। डिफरेंस कितना आया? 7 दूने 14, 5 तिये 15, 1 यूनिट का अंतर आया। किसके बराबर है? देखो 5 तिये 1500 और 15 दूने 3000, 3000 और 1500 का अंतर आया भैया 1500 रुपए। तो 1 यूनिट 1500 रुपए के बराबर है। लेकिन हमें कितना बताना है भैया? हमें यहां पे बताना है टोटल इनकम कितनी है? 7 और 5 12, मतलब समिता और भैरव की वास्तविक आय बतानी थी। तो 7:5 में थी, मतलब 12 यूनिट बतानी है। कितना आ जाएगा? 1500 गुणा 12 बराबर कितना? 18,000 रुपए, 18,000 रुपए, ठीक है भाई। चलें आगे देखिए। एक आदमी अपनी मासिक आय का 35% भोजन पर और शेष आय का 4/31 है, 4/31 है, एंड 4/13 का मतलब हो गया भाई ये 4/13 है बच्चों, ठीक है। इसको सही कर लेना दोस्तों, ये 4/13 है। यहां लिखते हैं, यहां लिख देता हूं, ठीक है। ये 4/13 होगा, 4/13 लिखा हुआ है, ठीक है।
इतना हिस्सा परिवहन पर खर्च करता है। वह कुछ अन्य खर्च भी करता है, लेकिन साथ ही 6300 प्रति माह बचाता है, जो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद बची हुई राशि के 20% के बराबर है। देखो भाई, तो एक आदमी है जो 35% भोजन पे खर्च कर रहा है, तो देखो वही रिमेनिंग वाला कंसेप्ट है, और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप पहले भाई इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो 35% का फ्रैक्शन कितना होता है? 7/20। ठीक है, अच्छा 4/13 है ये। ठीक है, नेक्स्ट और कौन सा है भाई? और तो कुछ भी नहीं है, तो 13 दूने 26, तो भैया 260 मान लो इसको। कितना मान लो? 260 रुपए, या 260 यूनिट उसकी इनकम मान लो। अब 35% उसने भोजन पर खर्च किया, तो यहां से फूड पर खर्च कर दिया 35%, मतलब कि उसने किया 7/20। तो 260 का 7/20 निकालिए आप, तो कितने बार कितना जाएगा भाई? 13 7 91 रुपए उसने फूड पर खर्च कर दिए। तो बचे कितने भाई? 260 में से 91 आप माइनस कर दो, 10 से 1 गया 9, यहां हो गया 10, 6 बचा 1, 169 बचा भाई। कितना? 169 यहां पे रिमेनिंग बच गया। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है शेष आय का 4/13 हिस्सा परिवहन पे खर्च कर दिया। इसका उसने ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया 4/13, मतलब 13 चौका 52 रुपए। कितना? 52 रुपए। तो बचेगा कितना भाई? 9 से 2 गया 7 बचा, और 6 से 5 गया तो 1, 117 रुपए अभी उसके पास ये रिमेनिंग है। ठीक है, चलिए वह कुछ अन्य खर्च भी करता है, लेकिन साथ ही 6300 रुपए प्रति माह बचाता भी है। अब उसने कुछ और भी खर्च किया होगा, लेकिन वो 6300 रुपए क्या है? पर मंथ बचा रहा है, जो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद बची हुई राशि के 20% के बराबर है। अच्छा, इन दोनों पर खर्च करने के बाद 117 बचा है, तो 117 का जो 20% है वो 6300 के बराबर है दोस्तों, वो ये कह रहा है। ठीक है, तो देखो यहां से इसको करेंगे तो कितने से कट रहा है भाई? 13 से कट रहा है, 13 से ये नहीं कटेगा, तो 117 गुणा 20/100 बराबर 6300। ठीक है, तो यहां से अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालें, 9 से कटाइए 700 बार, 9 से कटाइए 13 बार, 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया भैया 35 बार, तो ये आ गया 13 यूनिट की वैल्यू आ गई दोस्तों 3500। कितनी आ गई भाई? 3500। 13 यूनिट 3500 के बराबर है। अभी क्या पूछा है उसने? उसकी मासिक आय क्या है? उसकी मासिक आय कितनी है? तो मासिक आय कितनी है भाई? 260। तो गुणा करोगे इसमें 260 का और डिवाइड करोगे 13 का, तो 260। ठीक है, तो यहां से 13 से कटाइए 20 बार, 20 का गुणा करोगे 35 दूनी 70,000। कितना आ जाएगा? 70,000 रुपए। ठीक है भाई, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसलिए इनमें टाइम भी लगेगा। ठीक है, चलिए पिछले साल गीता का मासिक वेतन 12,000 था और सीता का मासिक वेतन 10,000 था। इस साल गीता का मासिक वेतन 14,400 है, जबकि सीता का मासिक वेतन 12,500 है। ठीक है भाई, पहले गीता का कितना था? 12,000 था, और इस साल कितना है? 14,400। तो कितना बढ़ा भैया? 12 और 2 14, 2400 रुपए बढ़ा। किसका? गीता का। अब आई बारी सीता जी की। क्या कह रहा है? 10,000 था और बाद में 12,500 हो गया, मतलब ये 2500 रुपए बढ़ गया। इनका बढ़ गया देवी जी का 2500 रुपए। ठीक है भाई, चलो यदि पिछले साल के मासिक वेतन की तुलना में इस साल सीता के मासिक वेतन में प्रतिशत वृद्धि X% है, मतलब सीता के मासिक वेतन में, सीता ये है, X% वृद्धि हुई है। चलो वृद्धि निकाल दो, 2500 की वृद्धि हुई है, कितने पे? 10,000 पे। तो 100 पे कितनी रही होगी? 20 से 20, 20 से 20, मतलब X की वैल्यू तो आ गई 25। कितनी आ गई भाई X की वैल्यू? 25। अच्छा, यहां 2400 बढ़ा है, कितने पे बढ़ा है भाई 2400? ये बढ़ा है 12,000 पे। तो 100 पे कितना बढ़ा होगा? 20 से 20, 1 से 1 कट गया, 12 दूने 24, ये हो गया भैया 20%। और ये दिया है उसने Y की वैल्यू। ठीक है, दोनों X और Y निकल के आ गया। पूछा है X माइनस वाई बटा वाई गुणा 100 बताओ। तो X माइनस वाई 5 बचा, बटा Y 20 बचा, गुणा 100। तो 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, कितना आ जाएगा भैया? 25%। कितना आ जाएगा दोस्तों? 25% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ए की आय बी की आय के 125% के बराबर है, जबकि बी की बचत ए की बचत का 120% है। देखो भाई,
वो कह रहा है ए की आय बी की आय के 125% के बराबर है। तो पहले देखो इनकम का रेशियो निकालते हैं। क्या कह रहा है, यहां पर ए है, यहां पे भैया आपका बी है। तो ए की आय बी की आय के 125%, तो ए की आय 125 है, बी की 100 है, तो 5:4 हो गया भाई। इनकम का रेशियो 5:4 का हो गया। ठीक है, थोड़ा इसको नीचे करते हैं। इनकम का रेशियो हो गया 5 और 4 का। ठीक है बच्चों, चलो। जबकि बी की बचत ए की बचत का 120% है, बी की बचत ए की बचत से ज्यादा है, वो 6 है, वो 5 है। तो भैया यहां पर सेविंग की बात करें तो बी की बचत ए की बचत का 120 है, तो ये 6 है, तो ये 5 है। ठीक है, चलिए। तो यदि बी का व्यय ए के व्यय का 75% है, बी का जो व्यय है ए के व्यय का 75% है, मतलब एक्सपेंडिचर दिया है, और बी का जो खर्च है वो ए के खर्च से कम है, मतलब 3 और 4 का रेशियो है, तो 3 और 4 का अनुपात है एक्सपेंडिचर में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भाई, अब हमें निकालना है तो बी की बचत उसके व्यय के प्रतिशत के रूप में कितनी है। देखो बी की बचत और उसके व्यय के, मतलब उसके खर्च के रेस्पेक्ट में परसेंटेज बनाना है आपको। सिंगल ये पूछा है आपसे, क्या पूछा है कि बी की जो बचत है और बी के जो खर्च पे उसका क्या बताओ, परसेंटेज बनाओ, कितना आएगा। ठीक है, तो देखो यहां से अगर हम बात करें खर्च की, अगर बी का खर्च निकालें तो 3 यूनिट है भैया, हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। आप कहोगे गुरुजी निकाल देंगे, कैसे निकाल देंगे, आप क्रॉस गुणा से निकाल दोगे। कैसे, यहां से देखोगे 16 - 15 यूनिट की जो वैल्यू है वो आएगी 6 पंजे 30 - 5 चौके 20, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 10 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई तो 3 यूनिट की वैल्यू 30 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई, 30 हो जाएगी। और बात करें बी की बचत की, वो कितनी है, 6 है, तो 6/30 × 100 कितना होगा बच्चों, 6 पंजे 30 और ये 20, तो 20% यहां पर आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा। यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आया। सिर्फ हमने यहां से क्या निकाला, इसका एक्सपेंडिचर निकाल दिया 30, और ये तो रेशियो में कितना था 6, तो 6/30 × 100 बराबर 20%। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, कुल आय में से एक परिवार 15% बचाता है और बाकी राशि 3 प्रकार के व्यय, स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन पर 1:2 के अनुपात में खर्च करता है। देखो 15% तो सेविंग है भाई, 100 रुपए अगर इनकम है तो 15 उसकी सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर कर दिया उसने 85। ठीक है, चलो किस पे खर्च कर रहा है, स्वास्थ्य, शिक्षा और खाने पे, मतलब हेल्थ, एजुकेशन और फूड पे। कैसे कैसे किया भाई, 1:2 के अनुपात में किया, 1:2 के रेशियो में उसने खर्च किया। आय शिक्षा पर किए गए व्यय के 3 गुना से 300 कम है। जो आय है, इनकम है भाई, अच्छा ये तो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका, आय शिक्षा पर किए गए व्यय के, तो शिक्षा पर कितना व्यय किया गया है भाई, शिक्षा पर अगर हम बात करें तो 2 यूनिट व्यय किया गया है। ठीक है, शिक्षा पर किए गए व्यय के 3 गुना से, 1 मिनट, द इनकम इज 300 लेस देन थ्राइस द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे अगर हम बात करें तो 2 यूनिट है। ठीक है, और ये 300 कम है। अच्छा इसको ना 5 और 2 7, ठीक है, इसको इस रेशियो में डिवाइड कर लो भाई, ये 85 के रेशियो में इसको डिवाइड करेंगे पहले। 2 और 2 4 और 1 5, 5 यूनिट की वैल्यू 85 है दोस्तों, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17। कितनी हो जाएगी भाई, 17। तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 34। अब देखो एजुकेशन की बात करें तो इसका 3 गुना से जो इनकम है वो 300 कम ही तो है। ये लो भैया, कम है या ज्यादा है, ज्यादा है, इनकम कम है। ठीक है, तो कितना हो गया, 34 × 4 = 12, 30 × 90, 102 बचा -100। ये यूनिट में चल रहा है दोस्तों और ये रुपए में है। ठीक है, बराबर 300 रुपए। तो यहां से हम कह सकते हैं 2 यूनिट 300 है, तो 1 यूनिट आ जाएगा दोस्तों 150 रुपए। 1 यूनिट आ जाएगा 150, 150 रुपए। ठीक है भाई, चलो ये हो गया। तो बचत और स्वास्थ्य पर किए गए व्यय के बीच क्या अंतर है, बचत और स्वास्थ्य, भैया बचत और स्वास्थ्य, बचत कितना है 15 और स्वास्थ्य मतलब हेल्थ कितना है 17। 2 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ ली गई है, कितनी हो जाएगी 300 रुपए। सिंपल, 2 यूनिट की वैल्यू पूछ ली गई है, 300 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक परिवार का सदस्य अपनी मासिक आय का 25% भोजन पर,
शेष का 35% गृह ऋण पर और अन्य बैंक ऋणों पर तथा शेष का आधा हिस्सा बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। यदि सदस्य हर साल इतने बचाता है तो सदस्य की मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखो भाई, यहां पर साल का टोटल इनकम दिया है, लेकिन आपसे पूछा गया है मासिक आय। क्या पूछी गई है? उसकी मासिक आय पूछी गई है, और ये हर साल की बचत है, ये सेविंग है एक साल की। तो पहले आपको एक महीने की बचत निकालनी पड़ेगी। उससे पहले आप देखो भाई, यहां पर 3% है, 25 नहीं, 2 है, 25 और 35। 25 का होता है 1/4 और 35 का होता है 7/20, यही होता है भाई, ठीक है। और एक है यहां पर अन्य ऋणों पर शेष का आधा, आधा और है, आधे को भी ले लो 1/2। तो आप कितना मानोगे? 40 दूने 80, 80 दूने 160। तो भैया इनकम कितनी मान लो आप? इनकम मान लो दोस्तों 160 यूनिट, ठीक है। चलो, अब वो कह रहा है मासिक आय का 25% तो भोजन पे उड़ा दिया उसने, फूड पे कितना कर दिया इसका? 25%। तो 25% करोगे मतलब 1/4, तो 40 रुपए उड़ा दिया, सही है। बचा कितना? 120। अब इस शेष का 35% गृह ऋण पर, मतलब डेप्ट में दे दिया उसने, ये मान के चलिए। डेप्ट में कितना दिया? 7/20। 7/20 का मतलब 42 रुपए, सही है भाई। तो बचा कितना? 78 रुपए बचा, बहुत बढ़िया। चलिए, और शेष का आधा हिस्सा, शेष का आधा हिस्सा मतलब यहां 39 और यहां 39 बचा, सही है। ये क्या किया उसने? इसका क्या किया? आधा हिस्सा बच्चों की एजुकेशन पे लगा दिया, ये उनकी विद्या पर, शिक्षा पर खर्च कर दिया, ठीक है। चलिए, यदि सदस्य हर साल इतने बचाता है तो भैया यहां पर ये इसकी सेविंग ही तो है, ये इसकी सेविंग है, लेकिन ये महीने की सेविंग है। किसकी है? महीने की। और ये है साल की सेविंग, ये है साल की सेविंग। तो आप यहां से महीने की निकालोगे तो इसमें 12 का डिवाइड कर दोगे, कितना बचेगा? 12 तिये 36, बचा 10, 12 अट्ठे 96, बचा 6, 12 पंजे 60, बचा 15, 12 1 12, बचा 3, 12 दूने 24 और 12 पंजे 60। भैया 3851.25 आ गया। कितना आ गया? 3851.25 एक महीने की सेविंग है, जबकि वो है 39 यूनिट। कितनी है? 39 यूनिट है, 3851.25 के बराबर, ठीक है भाई। पूछा क्या है? तो सदस्य की मासिक आय बताइए, उसकी मंथली इनकम कितनी है। 160 की वैल्यू आपसे उसने चुपके से पूछ ली है। कैसे भैया? 39 का कर दो डिवाइड और 160 का कर दो गुणा, ठीक है भाई। अब देखो भाई, ये 13 से कट रहा है, क्या ये 13 से कट रहा है? फोन से कर ले भैया कैलकुलेशन। चलो कर लेते हैं फोन से, ठीक है। फोन से जरा एक बार डिवाइड कर लेते हैं दोस्तों, जल्दी हो जाएगा। देखो 3851.25 डिवाइड बाई 39 मल्टीप्लाई बाई 160, 15,800। कितना आ गया भाई? 15,800। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? बी है। और यही आपकी क्या हो जाएगी? उसकी मंथली इनकम हो जाएगी, मासिक आय हो जाएगी, ठीक है भाई। प्यारे साथियों, सखाओ मित्रों, लास्ट क्वेश्चन, मतलब 100 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एक कर्मचारी की आय उसके व्यय से 30% ज्यादा है। यदि उसकी आय में 10% की कमी हो जाती है और उसका व्यय 3% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? बहुत आसान है, सबको पता है कौन आने वाला है, कौन आने वाला है। सवाल आने वाला है बहुत ही हल्का वाला, तुच्छ लेवल का। एक कर्मचारी की आय उसके व्यय से 30% अधिक है। तो देखो इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर से 30% अधिक है, मतलब 13/10, सही है, सही है भाई, ठीक है। तो इनकम है अगर 13 तो एक्सपेंडिचर है बाबूजी 10, तो सेविंग बची भैया कितनी? 3। सेविंग कितनी कर रहा है वो कर रहा है 3 रुपए की सेविंग कर रहा है। चलिए, उसकी आय में 10% की कमी कर दो भाई। यहां पर इनकम घट गई 10%, 10% मतलब माइनस का 1.3, या फिर इसको ना 13 10 3 है ना, तो इसको 130 100 और 30 मान लो, ठीक है। अब यहां पर 10% की कमी करेगा तो मतलब 13 रुपए की कमी हो जाएगी, -13, ठीक है भाई। ये -13 है, दिख रहा है, ठीक है, -13। और उसका व्यय 3% बढ़ जाता है भाई, उसका एक्सपेंडिचर 3% बढ़ गया, मतलब +3 हो गया, ठीक है। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों ये बताओ फिर सेविंग का क्या रहा भाई? ये इनकम कम हो गई, एक्सपेंडिचर भी उसने 3 बढ़ा दिया, तो सेविंग तो उल्टी 16 क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। 16 क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? तो 16 की कमी हुई कितने पे? 30 पे। तो 100 पे कितनी? 0 से 0। ये हो गया आपका 160/3। देखो पहली बात तो कमी हुई है ना, 3 पंजे 15, बचा आपका तो 53 आएगा। 53 एक ही में है और कमी भी एक ही में है, मतलब 53 सही 1/3% की क्या हो जाएगी?
कमी हो जाएगी भाई। ठीक है, देखिए एक बार जल्दी से।